हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के फेमस बार हुड बिस्ट्रो के कंजेस्टेड रूम में लगे एक टूटे शीशे में खुद को देखकर रेहान आज भी हर दिन की तरह कह रहा था, बस 6 महीने और मेरा टाइम आने ही वाला है। अब देखेगी मुझे दुनिया और कहेगी। वो अपनी बात पूरी करता, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड नील वहां पहुंचकर बोला, रेहान जल्दी चल, तुझे पता है ना आज हमें कॉलेज जल्दी पहुंचना है और तू ये सारा दिन शीशे के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ करता रहता है। नील की बात सुनकर रेहान ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, अपना टाइम आएगा, और अपना बैग उठाकर रूम से बाहर निकल गया। क्या यार तू भी ना फालतू का फिल्मी होता रहता है, कहते हुए नील भी उसके पीछे चल दिया। रेहान मित्तल का नाम दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल था। दिखने में वह एवरेज और सिंपल था। बालों को एकदम सटीक तरीके से कंघी कर, शर्ट का बटन ऊपर तक बांधे, बिना किसी स्टाइल के वो हर रोज इसी तरह कॉलेज के लिए निकल पड़ता था। दिन भर कॉलेज अटेंड करने के बाद वह दिल्ली के हुड बिस्ट्रो बार में वेटर बनकर पार्ट टाइम जॉब करता, जहां उसे रहने के लिए छोटा सा रूम भी दिया गया था, और उस छोटे से कंजेस्टेड रूम को वह अपने दोस्त नील, जो कि उसी का क्लासमेट था, उसके साथ शेयर करता था। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। हर दिन की तरह वह दोनों नील की पुरानी स्कूटर में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े थे, पर कुछ तो था जो आज अलग था। स्कूटर में बैठे रेहान को रोज चलती हवाएं आज कुछ अलग महसूस हो रही थी। चेहरे पर से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद के ख्यालों में खोया रेहान ना जाने क्या सोच सोच कर ब्लश किए जा रहा था। उसके ख्यालों को तोड़ते हुए नील ने स्कूटर रोककर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, भाई अब उतर, देख फ्लावर शॉप। अगर अभी देर की तो तू पूरा दिन बस सपने ही देखते रहेगा। तभी रेहान अचानक ख्यालों से बाहर आया, आ जा रहा हूँ, और फिर जल्दी से शॉप से एक रेड रोज का बुके लेकर वापस आ गया। आज कॉलेज के सारे कपल्स एक साथ दिख रहे थे, कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। कोई किसी को महंगे गिफ्ट दे रहा था तो कोई किसी के हाथ में हाथ डाले कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखने में हर जगह रौनक थी। हाथ में बुके लिए रेहान कॉन्शियसली पार्किंग में स्कूटी लगा रहे नील का वेट कर रहा था। नील उंगली में चाबी घुमाते हुए आया और मुंह बनते हुए बोला, प्रपोज करने से पहले तू एक बार फिर से सोच ले, कहाँ तू बिलो एवरेज दिखने वाला वेटर और वह इतनी खूबसूरत और फेमस बिल्डर मिस्टर शास्त्री की एकलौती बेटी। तुम दोनों की कुंडली टोटल मिसमैच है। जवाब में रेहान ने उसे देखकर कहा, कम ऑन नील, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे याद है पिछली बार वो मुझे देखकर कितनी देर तक मुस्कुराई जा रही थी? याद नहीं? तू हौसला बढ़ा, मुझे पता है वो भी मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वह ऑडिटोरियम की ओर चला गया, जहां पूरे कॉलेज के लिए वैलेंटाइंस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। रेहान ने ऑडिटोरियम के अंदर जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो चाहता था और प्रपोज करने वाला था, शानोन। आज उसने रेड कलर की ऑफ शोल्डर घुटने तक लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने बालों में बहुत महंगी फ्लोरल क्लिप लगा रखी थी। वैसे तो वो हर दिन बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज रेड कलर की ड्रेस उसके संगमरमर जैसे बदन पर 4 चांद लगा दे रहा था। शानोन को अपने सामने देखकर रेहान का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बगैर पलके झपकाए बस उसे ही देखा जा रहा था। पीछे से डीजे ने रोमांटिक सॉन्ग भी प्ले कर रखा था। शानोन अपने आईफोन से दोस्तों के साथ रील्स बना रही थी। उसने अपने बाल झटके और स्टाइल से बोली, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स। शानोन भी आज बहुत खुश हो जाएगी ये बो के लिए। एक बार वो हाँ कर दे, बस फिर मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, रेहान मन ही मन सोचने लगा। तभी अचानक शानोन की नजर उसकी तरफ पड़ी। ये देख रेहान हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। उसका इशारा पाकर शानोन ने इरिटेट होते हुए अपने दोस्तों से कहा, ओह माय गॉड, दैट गाय इज स्टेयरिंग एट मी। पास खड़ी एक लड़की ने कहा, दैट अगली गाय। शानोन ने टेढ़ा सा मुंह बनाया तो दूसरी लड़की ने उससे कहा, तू रुक यहीं, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। शानोन उसे देख आंखें मटकाते हुए बोली, तुम्हें याद है ना, तुम हॉटशॉट गैंग की लड़कियां हो। हम ऐसे ही एरे गैर से बात नहीं करते, नॉट आवर स्टैंडर्ड। दूसरी लड़की ने शानोन को कोहनी मारकर कहा, अरे देखो तो, उसके हाथ में तो रेड रोजेस का बुके है। लगता है वह आज तुझे प्रपोज करने वाला है। देख बेचारे को, सब सूट में आए हैं, लेकिन वो तो हर दिन की तरह आज भी शर्ट में ही आया है, वो भी येलो कलर विद ब्लैक टाई, सो ओल्ड फैशन। उसके बगल खड़ी लड़की ने कहा। शानोन हंसकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, पूरा टैक्सी लग रहा है। वेट करते रेहान का गला अब तक डर के मारे सूख रहा था। वो लगातार शानोन को ही देख रहा था। तभी शानोन के साथ मौजूद एक और लड़की ने कहा, देख तुझे बुला रहा है, अगर तू नहीं गई तो तुझे स्टॉक करेगा और अपनी खराब अंग्रेजी में तुझे कहेगा, हे बेब्स आई विल कीप यू लाइक अ डॉल। उस लड़की की बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगी। इस बीच शानोन ने कुछ तो सोचा और तिरछी स्माइल के साथ उसने ड्रिंक का गिलास उठाया और रेहान के करीब जाने लगी। जैसे जैसे शानोन रेहान के करीब आ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी।
शानोंग जैसे ही उसके करीब आए, रोज और जैस्मिन परफ्यूम की तेज खुशबू रेहान को मदहोश करने लगी। उसे सामने देखकर रेहान पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। तभी अचानक शानोंग ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहो क्यों बुलाया है। उसकी चुटकी से वापस होश में आए रेहान ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम इस तरह मुझे देखोगी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। शानोंग ने अपनी आईब्रो और कंधा उचकाकर कहा, वॉट। रेहान ने शानोंग की ओर देखा और फिर हिम्मत जुटाते हुए एक सांस में घुटने पर बैठा कह दिया, आई लव यू, और वो बुके उसके सामने कर दिया। उसके इतना कहते ही शानोंग का फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। उसने गुस्से में DJ की ओर इशारा कर म्यूजिक तुरंत बंद करवाया। उस बड़े से ऑडिटोरियम में हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ सेकंड्स के बाद शानोंग ने रेहान के हाथ में रखे बुके की ओर देखकर कहा, फिर से कहना, क्या कहा तुमने। रेहान ने वहां खड़े सभी पर हल्की नजर डाली और शानोंग को देखकर उसने दोबारा अपना गला साफ कर कहा, आई लव यू, मैं तुमसे दीवानों वाला प्यार करता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये सुन शानोंग ने उसे सार्कास्टिक स्माइल दी और अपने कंधे उचका कर बोली, यहाँ किसी को सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या कहा। फिर से कहो, आई लव यू शानोंग, आई लव यू सो मच। एक्साइटमेंट में एक बार फिर उसकी आवाज काफी तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद शानोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार सबके सामने करने का सोचा। तभी शानोंग ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बुके उसके हाथों से लिया। ये देख रेहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कुछ पल के लिए बहुत सुकून महसूस हुआ। वो उसे थैंक्स कहने के लिए उठा ही था कि तभी शानोंग ने फ्लावर का बंच उसके मुंह पर दे मारा। रेहान को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो सकपका गया, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। शानोंग ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। सीधा साधा लड़का समझकर मैं तुम्हारे पास आए और उल्टा तुम मुझे किसी खेत की मूली समझ रहे हो, जो मैं तुम्हारे इस घटिया से प्रपोजल को हाँ कह दूंगी। उसके हर एक शब्द रेहान के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, वो बस अपनी भौसिकोर जमीन की ओर देखा जा रहा था। शानोंग ने सारे स्टूडेंट की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, गाइस गौर से देखो इसे, ये मुझे प्रपोज करने आया है, वो भी इस रेड रोज के बुके के साथ। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट रेहान को देखकर उसे बुली करने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शानोंग उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसे लगा था कि हो सकता है शायद शानोंग उसे मना कर दे, पर वो इस तरह उसे और उसकी फीलिंग्स को जलील करेगी, उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहां से अपनी आंखें सारे स्टूडेंट से चुराकर बाहर निकलने लगा कि तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक उसे घेर लिया। एक लड़के ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्यों बे बैटरी, तुझे भी वैलेंटाइंस डे का बुखार चढ़ा हुआ है क्या, कभी अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में। तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। वो घेरे के बीच रेहान के पास जा पहुंचा। तभी नील को देखकर दूसरे लड़के ने कहा, अबे डबल बैटरी, समझा इस सिंगल बैटरी को, औकात में रहे। अपनी बेइज्जती तो रेहान को बर्दाश्त थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए गलत सुन उसने एक गुस्से भरी नजर उन पर डाली। रेहान उन लड़कों को कुछ बोल पाता उससे पहले ही नील उसे जबरदस्ती वहां से बाहर ले गया। वो दोनों बाहर गार्डन की बेंच पर आकर बैठ गए। रेहान का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कुछ देर तक कुछ ना बोलने पर नील ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैंने तुझे पहले ही समझाया था, शानोंग तेरे लायक लड़की नहीं है। चुप्पी तोड़ रेहान ने अपने आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, सच बोलना, मैं उसके लायक लड़का नहीं हूँ। वो कितनी प्यारी है, लेकिन मैं तो बस एक वेटर। उसके इतना कहते ही नील बेंच से उठकर खड़ा हो गया और तेज आवाज में बोला, वह चुड़ैल तुझे प्यारी लगती है। इंस्टा से ज्यादा फिल्टर तो उसके चेहरे पर हैं। हैशटैग वाली लड़की है वह। शानोंग शास्त्री वो 15% डिस्काउंट वाली चिप्स का पैकेट है जिसे खोलो ना तो चिप्स के नाम पर हमें धोखा मिलता है। और तू वेटर है तो क्या हुआ, भूल मत तेरे इस भोले से एवरेज फेस के पीछे जीनियस ब्रेन है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, संभल जा, उसे छोड़ मेरे साथ वेलेंटिन बना। इस पर रेहान ने कुछ नहीं कहा। उसे देखकर नील ने एक बार फिर से सीरियस होकर कहा, ओए देवदास, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। लड़की का चक्कर छोड़, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अगर हम जैसे लड़के कुछ बनकर पैसा नहीं कमाए ना तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाएंगे। हम जैसों को लड़की को पाने के लिए जिंदगी में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन रेहान अपनी जगह से उठकर कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगा। उसे यूं जाता देखकर नील ने जोर से आवाज देकर कहा, अबे मजनू की आखिरी पीढ़ी अब कहाँ जा रहा है। रेहान ने गहरी सांस लेकर कहा, वही जहाँ काम करने से मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। नील ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, अरे हाँ, मैं तुझे बताना भूल ही गया था कि आज उन्होंने हमें जल्दी बाहर आने के लिए कहा था, मैं भी आ रहा। बार में पहुंचते ही वह दोनों उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन तभी ओना उनके पास पहुंचा और गुस्सा में बोला, यह कोई टाइम है आने का, कहा था ना आज जल्दी आना है, आज तो कॉलेज में कोई पढ़ाई भी नहीं थी। उसके इतना कहते ही नील ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, सर वो स्कूटर खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई।
सॉरी सर। ओनर ने उन दोनों को घूर कर देखा और कहा, मैं तुम दोनों को काम करने का पगार देता हूँ, सॉरी बोलने का नहीं। कुछ ही देर में किसी कॉलेज का ग्रुप आने वाला है, सेकंड फ्लोर पर उनकी पार्टी चलेगी, उन्हें अटेंड करना है, कोई गड़बड़ मत करना। जी बिल्कुल सर बोलकर रेहान बुझे मुंह चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर में सेकंड फ्लोर पर काफी लाउड म्यूजिक चलने लगा, इस बात से अनजान कि वहां रेहान के कॉलेज के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। रेहान चुपचाप एक नोटपैड और एक पेन लेकर उस फ्लोर पर सबसे ऑर्डर लेने चला गया। तभी रेहान को वेटर की ड्रेस में देखकर कुछ लड़के एक बार फिर उसे छेड़ने लगे, लेकिन रेहान उन्हें इग्नोर करते हुए सीरियस होकर अपना काम करने लगा। वो एक कर सबसे ऑर्डर ले ही रहा था कि इसी बीच उसकी नज़र कॉर्नर टेबल पर पड़ी, जहां शानोंग राहुल की गोद में बैठ उसे किस कर रही थी। राहुल सक्सेना, जो कि रेहान और शानोंग का सीनियर था, देखने में अट्रैक्टिव और एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाला एरोगेंट लड़का था। ये देखकर रेहान के दिल में दर्द सा उठा। तभी अचानक राहुल और शानोंग की नज़र भी उस पर पड़ी। रेहान को सामने देखकर शानोंग ने मुंह बनाते हुए राहुल को आज हुई घटना के बारे में सब बता दिया, जिसे सुन राहुल रेहान को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अबे बैटरी तू तो वेटर निकला, तेरी औकात बिग बाजार वाली है और तेरे शौक हाई कॉस्ट शोरूम के है। रेहान को ये सब सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे पता था कि अभी कोई भी कदम उसकी नौकरी छीन सकता है और अभी उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने एक बार फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। रेहान को जलाने के लिए राहुल ने शानोंग के गले पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, देख शानोंग जैसी लड़की को तेरे जैसा वेटर नहीं बल्कि राहुल जैसा हीरो चाहिए, इसलिए अपनी औकात में रह, नहीं तो कभी किसी लड़की को तेरे पास नहीं आने दूंगा। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर अपने बार की सबसे महंगी विस्की लेकर आ। इस पर ना चाहते हुए भी रेहान ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। रेहान नीचे किचन की कैबिनेट तक पहुंचा, तभी उसके ओनर वहां आए और बोले, ओए सुनो, ये लेटर तुम्हारे लिए कोई लेकर आया था, पर पहले काम कर लो फिर ये सब देखना। कैबिनेट को खोल रहे रेहान ने सोचा, क्या मेरे लिए लेटर, पर मुझे लेटर कौन लिखेगा। ये सोचते हुए वो एक हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में स्कॉच की बोतल लेकर लेटर पढ़ने के लिए दबे पांव अपने छोटे से कमरे की ओर चला गया। ऊपर सभी मस्ती में खोए हुए थे। शानोंग ने राहुल किश करके बोली, देखो ना, आजकल कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारी बेबी के पीछे पड़ जाता है। राहुल ने शानोंग को देखकर कहा, आज इस वेटर को देखना ही पड़ेगा कि उसकी जगह कहाँ है। चला था मेरी बेबी को प्रपोज करने। तब तक रेहान वहां एक महंगी स्कॉच की बोतल लेकर पहुंच चुका था। उसके वहां पहुंचते ही राहुल ने उसे देखकर कहा, अपनी लाइफ में तूने इतनी महंगी स्कॉच नहीं पी होगी, चल आज मेरी तरफ से तुझे टिप है, इस पूरी बोतल को एक सांस में खत्म कर ले। रेहान ने स्कॉच की बोतल राहुल के ठीक सामने रखे कांच की टेबल पर रख दी और कहा, मैं शराब नहीं पीता। शानोंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अले अले छोटा बेबी क्या पीता है। जवाब में राहुल ने हंसते हुए कहा, ये तो बारिश का पानी पीता होगा, है ना नाली के कीड़े। उसके इतना कहते ही रेहान ने अपना चश्मा निकाल पास की टेबल पर बड़े इत्मीनान से रखा और अचानक राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार पंच दे मारा। उसके इस पंच से राहुल दूर कान में जा गिरा और पूरे फ्लो पे शांति छा गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सभी रेहान का नया अवतार देखकर दंग रह गए थे। रेहान इतने पर भी नहीं रुका। राहुल के करीब जाकर उसने उसके चेहरे पर 2-4 घुसे और दे मारे और दांत पीसकर गुस्से से उसने कहा, सुन, जब तुझे मेरा पास्ट पता चलेगी ना, तो तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में होगा, समझा। तुझ जैसे आज तक बहुत देखे हैं मैंने, इसलिए आज से एक बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। आज से पहले रेहान का ये रूप उसके बेस्ट फ्रेंड नील ने भी कभी नहीं देखा था। सभी की नजर उसी पर थी। लड़कियां उसे देख उसकी फैन हो गई थी। राहुल खुद उसके गुस्से से लगभग डरकर रोने ही वाला था कि तभी शोर शराबा सुनकर बार का होना अचानक वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, यो कार्तिक, कम डाउनस्टेयर्स राइट नाउ। ये देख नील ने सर पर हाथ रख कर कहा, लग गए अब तो। ओनर की तेज आवाज सुनकर रेहान ने राहुल की शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने नाराजगी से ओनर से कहा, मैं कब से आपके इस बार में आता हूँ और जब भी मैं आता हूँ लाखों की एक्सपेंसिव बियर एंड स्कॉच ही ऑर्डर करता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे साथ क्या सुलूक हुआ। आपके इस बदतमीज 2 कौड़ी के वेटर ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, सबके सब जेल जाओगे। ये बोलकर राहुल ने गुस्से में अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। पुलिस का नाम सुनते ही ओनर ने राहुल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैं जानता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आपसे विनती है प्लीज आप पुलिस को रहने दे। प्लीज इसकी ये गलती माफ कर दे सर, ये अभी आपसे सॉरी बोलेगा। ये बात सुनते ही राहुल रेहान को देखकर तिरछी स्माइल देने लगा। नील ने ओनर से कहा, सर रेहान की कोई गलती नहीं थी। इस राहुल ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस पर स्कॉच की पूरी बोतल पलटा दी और फिर झगड़ा शुरू हुआ। ओनर ने जोर से उसे डांटे हुए कहा, यू शट अप।
तुम क्या रेहान के लॉयर हो जो उसकी बदतमीजी पर पर्दा डाल रहे हो? फिर उन्होंने रेहान की ओर देखते हुए कहा, सर से माफी मांगो अभी इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुन शानोंग ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ राहुल को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ओनर की बात से कितना खुश थे। रेहान ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाला, मेरी कोई गलती नहीं थी। ओनर ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, तो फिर ठीक है, यू आर फायर्ड। ये सुन नील घबरा गया, लेकिन रेहान ने बिना एक सेकंड के कहा, विद प्लेजर आई क्विट। फिर उसने अपनी टाई का नॉट लूज किया और बेफिक्र राहुल और शानोंग को देख मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसे देख नील भी उसके पीछे चल पड़ा। सब अचानक उसका ये एटीट्यूड देखते ही रह गए। ओनर भी हैरान था कि आखिर इस गरीब बच्चे के अंदर इतनी अकड़ आई कैसे। उधर रेहान अपना बैग लेकर सुनसान सड़कों पर पैदल चला जा रहा था। नील भी उसके पीछे पहुंच गया था। उसे देखकर रेहान ने कहा, तू यहाँ? नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहाँ रेहान रहेगा वहीं नील भी तो होगा ना। उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, पर फिर वो थोड़ा उदास होते हुए बोला, तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नील बोला, तू वो सारी बातें छोड़ और ये बता आगे क्या करना है। रेहान रोड के फुटपाथ पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने अपना दूसरा सिम चालू किया, जिसे उसने लगभग 6 साल पहले बंद कर दिया था। रेहान को मोबाइल में घूरते देख नील बोला, मैं पूछ रहा हूँ हमें आगे क्या करना है, और एक तू है जो मोबाइल देख रहा है। रेहान ने जैसे ही अपना पुराना सिम ऑन किया, उसमें ढेर सारे मैसेजेस आने लगे, जिसमें से एक मैसेज ओपन कर रेहान ने देखा तो लिखा था, रेहान तुम इस वक्त जहाँ कहीं भी हो फौरन मित्तल पैलेस लौट कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे राइट्स वापस किए जा रहे हैं। रेहान को ये मैसेज 7 दिन पहले आया था। मैसेज पढ़कर रेहान हैरान हो गया, लेकिन ये राइट्स तो मुझे मिलने में अभी वक्त था, तो फिर अब ये। एक पल के लिए तो वो ये भी भूल गया था कि इस समय नील भी उसके साथ है। रेहान की हल्की हल्की आवाज सुनकर नील ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देकर कहा, रेहान तुझे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और एक तू है। रेहान के चेहरे पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अचानक उसने वहां से एक टैक्सी को बुलाया और उस पर चढ़ने लग गया। परेशान और कंफ्यूज नील भी उसके साथ फटाफट टैक्सी पर बैठ गया। यार अब तो बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। रेहान ने फाइनली उसकी ओर स्माइल कर कहा, बस देखते जा, अपना टाइम आ गया है, और आंखें बंद कर टैक्सी की सीट पे आराम से टेक लेकर बैठ गया। उसकी बंद आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी। रेहान मित्तल फैमिली का असली वारिस नहीं है, इसलिए तुम कितना भी कह लो, उसे 7 साल अपनी पहचान छिपाकर रखनी ही होगी। अगर इस शर्त में वो कामयाब हुआ तभी उसे अपना हक मिलेगा। किसी की भारी आवाज आई, पर आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे भेज सकते हैं, खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? इसमें उसकी क्या गलती कि वो इस घर का नहीं, उसे तो मैं लेकर आई थी। आपको भी ये बात पहले से पता थी, तो आपने पहले ही मना क्यों नहीं किया? आप इस बच्चे के साथ साथ मुझे भी सजा क्यों दे रहे हैं? रेहान की मां ने रोते हुए कहा, जो कह दिया सो कह दिया। अगर इस घर के लायक बनना है तो उसे इस गौर से गुजरना ही पड़ेगा। हम एक बच्चे के चलते इस महल के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। सालों और पीढ़ियों की मेहनत है, इसके लायक बनना पड़ता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे ठीक। कोई तो रोक लो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगी। वो अपना बीता कल सोच ही रहा था कि तभी एक बड़े से पैलेस के सामने टैक्सी रुक गई और इसी के साथ उसकी खुलती आंखों से एक आंसू टपक गया। रेहान ने टैक्सी से उतर ड्राइवर को उसके पैसे दिए और दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उस आलीशान पैलेस को देखने लगा। व्हाइट कलर के संगमरमर से बने उस आलीशान पैलेस के बड़े से गेट के बाहर मित्तल पैलेस लिखा हुआ था। उस पैलेस को देखकर नील ने रेहान से बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो अब हम यहाँ जॉब करने वाले हैं। नाइस, वेरी नाइस। पैलेस के अंदर एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी। रात के वक्त वो फाउंटेन बेहद खूबसूरत दिख रहा था। साथ ही आसपास बहुत बड़ा गार्डन था, जिसे देख रेहान वहां रुक गया। उसे रुका देख नील ने उसे कोहनी मारकर धीरे से कहा, अब तू यह मत कहना कि तू गलती से यहाँ आ गया है। देख यार, मैंने यही नौकरी करने का मन बना लिया है अब बस। तभी वॉचमैन भागते हुए उन दोनों के पास पहुंचा और अपने जेब से निकाल एक चाबी रेहान को पकड़ाते हुए बोला, वेलकम बैक प्रिंस। रेहान ने उसे देख हल्की सी स्माइल कर दी। नील ने वॉचमैन को करेक्ट करते हुए कहा, इनका नाम प्रिंस नहीं रेहान है। पर वॉचमैन और रेहान दोनों ने ही इस बात को इग्नोर कर दिया और रेहान अंदर एंटर करने लगा। पैलेस का लिविंग रूम बेहद बड़ा और खूबसूरत था। वहां सेंटर पर काफी बड़ा सा और एक्सपेंसिव झूमर टंगा हुआ था और बड़े बड़े आलीशान व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए थे। जब नील अंदर आया तो उसका मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया। तभी वहां एक आदमी आया जिनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था और हाथों में महंगी छड़ी थी। चेहरे पर फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी उनकी उम्र की गवाही दे रही थी।
उन्होंने जैसे ही रेहान को देखा वो बहुत खुश हुए और कहा, वेलकम बैक प्रिंस। रेहान उन्हें गौर से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने सामने आकर कहा, प्रिंस मैं आपका फैमिली लॉयर हर्षल चौहान, आपके पिताजी का सबसे खास दोस्त। आपको याद है हम तब मिले थे जब आप 8 साल के थे। उनके इतना कहते ही रेहान ने पहले कुछ सोचा और फिर अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो फट से चौहान अंकल के गले लग गया। रेहान को यूं गले मिलते देख चौहान अंकल की आंखें नम हो गई। रेहान हैरान होकर बोला, अंकल अभी तो शर्त पूरी होने में 6 महीने का वक्त है, लेकिन मुझे मैसेज आया कि हाँ छोटे मालिक आपको आपके राइट्स वापस लौटाए जा रहे हैं क्योंकि आप पूरे मित्तल प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हैं। अंकल चौहान ने उसे रोकते हुए कहा। उनके इतना कहते ही नील के मुंह से जोर से निकला, क्या? पहले प्रिंस अब वारिस। रेहान ने चौहान अंकल से कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। जवाब में चौहान अंकल ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ महीनों पहले आपके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब तक आपकी ये शर्त खत्म नहीं हो जाती तब तक ये आपको नहीं मिलने वाला था, पर अब जब कोई नहीं है तो विल के मुताबिक कोर्ट आपको ही सब सौंपने के लिए कहता है। अपने पिताजी की खबर सुन रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि किस तरह उसके जाने से उसकी मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो आखिरी बार था जब उसने इस पैलेस को गेट के बाहर से ही देखा था, उनके अंतिम संस्कार पर। उसके पिताजी की अकड़ और उनकी शर्त जान रेहान तो कभी यहाँ लौटकर नहीं आने वाला था, लेकिन मां की मौत के बाद उसने खुद को समझाया और ठानी कि वो अपनी मां की इच्छा जरूर पूरी करेगा। वो वापस इस घर का वारिस बनने जरूर आएगा, जैसा उसकी मां चाहती थी। चौहान अंकल ने कहा, मैं जानता हूँ आपके पिताजी ने आपसे हमेशा सौतेला बर्ताव किया, यहाँ तक कि आपको अकेला भी छोड़ दिया। ये सब जानकर भी आप यहाँ उनकी मौत का दुख मना रहे हैं, इससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से ही आप पर भरोसा था कि आप इस वसीयत को संभालने जरूर आएंगे। रेहान ने मानो अपना दुख एक सांस में दबा लिया। वो जानता था कि किसी के जाने पर उसे कोसने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी खोली और एक और गहरी सांस लेते हुए चौहान अंकल से बोला, अंकल मुझे आगे क्या करना होगा? आपको सिटी बैंक जाकर वहां के बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने होंगे और 48 घंटों के अंदर प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ नील और रेहान ने तय किया कि वो दोनों आज वही रुककर थोड़ा आराम करेंगे। रेहान ने वॉचमैन द्वारा दिए गए चाबी से बहुत सालों बाद अपना रूम खोलकर देखा। नील एक बार फिर उसका रूम देखकर हैरान था। उसने कहा, ये बच्चों के कमरे में क्यों लेकर आए यार? मैं जानता हूँ तू इस घर का मालिक बन गया है, लेकिन ये भी कोई समय है खिलौनों से खेलने का। तभी उसे रेशमी बेडशीट वाला एक बेड दिखा। अब तक तो उसे एक्ट की हवा भी लग चुकी थी। रेहान ने भावुक होकर उन खिलौनों को देखते हुए कहा, ये मेरा बचपन का कमरा है, तुझे पता है। वो जैसे ही नील को देखने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि अब तक नील बिना जूते उतारे ही बेड पर फैलकर सो चुका था। अगले दिन सुबह 9 बजे वो तैयार होकर नीचे आ गए। रेहान ने अंकल से कहा, अब मैं बैंक होकर आता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अंकल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। और इसी के साथ नील और रेहान दोनों पैलेस से बाहर आ गए। पैलेस से बाहर निकलते ही नील रेहान की पीठ पर चढ़ गया और खुश होकर बोला, क्या बात है? कहा दुनिया तुझे एक साधारण वेटर मानती है, और कहा तू तो छोटा मालिक निकला। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी कर। कुछ देर बाद वह सिटी बैंक पहुंच गए। उनके आते ही रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, सो हाउ कैन आई हेल्प यू? रेहान ने कहा, मुझे यहाँ के मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ एंटर किया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? रेहान ने कहा, मित्तल प्रॉपर्टीज अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए। रिसेप्शनिस्ट एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? रेहान ने नहीं में सर हिलाया और कहा, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट गुस्से से उठकर खड़ी हुई। उसने रेहान को तेज आवाज में डांट लगाते हुए कहा, आप यहाँ से इसी वक्त बाहर निकल जाइए। आप जानते भी हैं मित्तल प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? उसकी टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना ने कहा, अभी कुछ देर में तुमसे मिलने रेहान मित्तल आने वाले हैं, मिस्टर चौहान ने भेजा है उन्हें। उनके आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। ये सुन रिसेप्शनिस्ट ने रेहान की ओर देखकर कहा, आपका नाम? रेहान ने कहा, रेहान मित्तल। और आप? ये सुन रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने कहा, शेफाली। क्या आपको चौहान सर ने भेजा है? इस पर रेहान ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, शेफाली की टोन तुरंत चेंज हो गई। उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर कहा, वेलकम सर, प्लीज आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम। शेफाली ने मिस्टर खन्ना के केबिन का डोर आधा ओपन कर कहा, रेहान मित्तल आए हुए हैं। रेहान का नाम सुनकर मैनेजर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और बोला, इडियट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही वह बैंक पहुंचे तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं खुद इन्हें वेलकम करने आता।
अरे सर, आप अंदर आइए ना, बैठिए। शेफाली चुपचाप सर नीचे कर खड़ी थी। बैंक मैनेजर ने गुस्से से कहा, अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से स्पेशल चाय लेकर आओ। शेफाली ने जाते जाते धीरे से रेहान से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। रेहान ने उस पर एक नज़र डाली और बगैर कुछ कहे मिस्टर खन्ना के सामने जाकर बैठ गया। शेफाली का चेंज्ड बिहेवियर देख नील रेहान के बगल बैठकर उसे आंखें मटकाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, वाह भगवान वाह, क्या भाग्य दिया है, धन्य हो आप। तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, सर कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपको हमारे साथ पूरी करनी होगी। रेहान ने कहा, श्योर। मिस्टर खन्ना ने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल कर कहा, मिस्टर मित्तल का रेटिना और फिंगरप्रिंट चेक करना है। फोन कट करने के बाद मैनेजर ने रेहान को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, लेकिन ये हमारे बैंक का रूल है। उनकी बातचीत के दौरान शेफाली चाय की ट्रे लेकर केबिन के अंदर एंटर हुई। इस वक्त शेफाली के चेहरे का रंग डर के मारे उड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि कहीं रेहान शेफाली की कंप्लेंट मैनेजर से ना कर दे। शेफाली को यूं इतना डरा देख रेहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी ट्रे टेबल पर रखते वक्त शेफाली स्लिप हो गई और चाय का कप उससे छूटकर रेहान पर जा गिरा, जिससे वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। बैंक मैनेजर ने शेफाली पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी काम तुम ठीक तरह से क्यों नहीं करती हो, यू इडियट, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। उनकी डांट सुन शेफाली की आंखें नम हो गई। गर्म चाय गिरने की वजह से रेहान को कंधे पर जलन महसूस हो रही थी। मैनेजर कंटिन्यूअसली शेफाली को डांट रहा था। रेहान कुछ कहता उससे पहले कुछ लोग मैनेजर के केबिन में पहुंच गए। वह लोग रेहान की रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट का सैंपल लेने आए हुए थे। मैनेजर ने शेफाली को डांटकर वहां से जाने के लिए कह दिया। पूरा प्रोसीजर होने के बाद मैनेजर ने रेहान की ओर देखकर कहा, सर बस 3 घंटे में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। रेहान अपने चेयर से उठकर खड़ा हो गया और थैंक यू बोलकर वहां से बाहर निकल गया। शेफाली कैबिन के बाहर मौजूद थी। रेहान को देखते ही उसने कहा, आई एम सो सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बैंक में काफी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन रेहान नील के साथ वहां से बगैर कुछ बोले ही बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही रेहान और नील के सामने एक BMW आ रुकी। ग्लास डाउन होते ही रेहान ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर और कोई नहीं बल्कि राहुल मौजूद था। राहुल ने रेहान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और सार्कास्टिक हंसी हंसते हुए बोला, वेटर्स तुम यहाँ बैंक के बाहर किसका वेट कर रहे हो, कितना खराब दिन है तुम्हारा, एक ही दिन में नौकरी भी चली गई और छोकरी भी। ये बोलकर वो जोर से हंसने लगा। उसने आगे कहा, कल बार में बहुत हीरो बन रहा था ना, अगर सचमुच तेरे अंदर दम है तो आजा आज रात ठीक 9 बजे फूड बिस्ट्रो में। अगर तू मेरे गेम में मुझसे जीत गया तो शानोंग सभी के सामने तुझे प्रपोज करेगी और तेरे होठों पर किस भी। ये सुन रेहान ने सीधे मुंह उससे पूछा, और तेरी शर्त क्या है, अभी से डर गया क्या? राहुल ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। रेहान ने कहा, अपनी शर्त बता। राहुल ने कहा, शर्त तुझे वही आकर पता चलेगी और अगर तू नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि तू लूजर है। रेहान ने हाथ बांधकर कहा, देख जो मैं हूँ वह मैं नहीं हूँ और जो मैं नहीं हूँ वो डेफिनेटली मैं हूँ। ठीक 9 बजे राहुल ने अपनी कार स्टार्ट की और काफी तेज स्पीड से वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी के तेज रफ्तार की डस्ट में नील ने खांसते हुए रेहान से कहा, यार तू उस राहुल के बच्चे को सच क्यों नहीं बता देता। रेहान ने अपने बालों को पीछे की ओर ढकेलते हुए स्माइल कर दिया और कहा, उसने हमारे साथ जो किया है उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। नील कंफ्यूज था, उसे रेहान की बात समझ नहीं आई। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकते ही वो दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वह पैलेस पहुंचे। लिविंग रूम में चौहान अंकल कुछ लोगों के साथ मौजूद थे जो कि एम्प्लॉइज थे। उन सब ने महंगे सूट पहन रखे थे। चौहान अंकल ने जैसे ही रेहान को देखा वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आइए रेहान। एम्प्लॉइज भी उन्हें देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। अंकल ने कहा, आपके एम्प्लॉइज यहाँ आए हुए हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके साइन चाहिए। एम्प्लॉइज रेहान और नील को उनके सिंपल कपड़ों की वजह से थोड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। वह लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही रेहान मित्तल है जो अब उनका नया बॉस है। सिचुएशन समझते हुए चौहान अंकल ने रेहान और नील को देखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप चाहे तो आराम कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके कमरे में ही भेजवा दूंगा। इस पर रेहान ने एक नज़र उन एम्प्लॉइज पर डाली और फिर हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गया। वहां से निकल सीढ़ियों से होकर वो दोनों बड़े से कॉरिडोर में पहुंचे जहां मित्तल फैमिली की फैमिली ट्री पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें एक कोने पर एक फ्रेम की जगह खाली थी। उस खाली जगह को देखकर रेहान कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया और उस जगह को बड़े गौर से देखने लगा। नील ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों रुक गया? फिर नील ने नोटिस किया वहां रेहान की तस्वीर मिसिंग थी। रेहान ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने नए बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अपना पर्स निकाला जिसमें नील और रेहान की साथ में एक तस्वीर थी।
उसने उसमें अपनी तस्वीर फाड़कर रेहान की तस्वीर वॉल के उस खाली कोने में पेस्ट कर दी और खुश होकर बोला, अब जम रहा है ना ये फैमिली ट्री। ये बोलकर वह रेहान के नए बेडरूम में पहुंच गया। वहां किंग साइज का आलीशान बेड रखा हुआ था और एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ट्रेंड के कर्टन्स, यूनिक आर्ट गैलरी रेहान के बेडरूम की शोभा में चार चांद लगा रही थी। नील बेड पर आकर अपने दोनों हाथ फैलाकर लेट गया और नर्म गद्दे को अपने बॉडी वेट से दबाकर कहने लगा, वाह मजा आ गया यार, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे लोगों की किस्मत भी 1 2 का 4 हो जाएगी। इस पर रेहान ने उसे देख मुस्कुरा दिया और कहा, अभी तो बहुत कुछ करना है। नील ने रेहान से कहा, हम तो जिगरी दोस्त थे यार, तूने मुझसे तक अपनी सच्चाई छुपा कर रखी और वो भी इतने सालों तक। जवाब में रेहान ने कहा, क्या करता, रूल इज रूल। एक्चुअली मैं मॉम डैड का अडॉप्टेड सोन था और मेरे डैड ने एक समय के बाद मुझे एक्सेप्ट करने के लिए यही शर्त रखी थी कि अगर मैं अपनी लाइफ के कुछ साल अपनी पहचान छिपा कर रहूं और जब मैं वापस आऊं तब मेरे हाथ में मेरी एजुकेशन डिग्री हो, तभी वह मुझे अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेंगे, और अगर मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो यह चांस मेरे हाथों से निकल जाएगा। माँ के जाने के बाद तो मुझे लगा अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर उनका मेरे लिए इतना प्यार देखकर ऐसा करना और यहाँ वापस आकर इस घर का हिस्सा बनना ही मेरे लिए एक लौटा मकसद बन गया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कहा, बस इसलिए मैंने कभी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। नील बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, बड़े लोग बड़ी बातें, खैर वह सब तू छोड़, अब ये सोच जब शानोम के सामने तेरी सच्चाई आएगी तब वह क्या करेगी मेरे भाई। ये बोलकर नील रेहान के फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने बेडरूम में लगी बड़ी सी विंडो ओपन कर दिया, जहां से लगभग सारा दिल्ली नजर आ रहा था। नील ने भी उसकी चुप्पी को इग्नोर कर दी और शॉवर लेने चला गया। उसके जाने के बाद रेहान ने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी उसकी नजर चाय के दाग पर पड़ी। उसने सोचा, दुनिया में कुछ लोग कितने इनोसेंट होते हैं। कुछ देर में नील शावर लेकर आ चुका था। बाहर आकर उसने अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए कहा, सुन भाई, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। रेहान सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो नील ने आगे कहा, भाई जितना बड़ा तेरा बाथरूम है इतना बड़ा तो हमारे उस बार का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था जहां हम दोनों वेटर थे, और इतने बड़े बाथरूम में साबुन गिर जाए तो तुझे पता है कितनी मुश्किल होती है ढूंढने में। हर तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं यार, तू ही बता नहाते वक्त अपने आप को कौन देखता है। रेहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। शाम के 7 बजे बज चुके थे। नील और रेहान बाहर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों जैसे ही अपनी गाड़ी से पैलेस से बाहर थोड़ा आगे निकले, गेट पर उन्हें किसी लड़की की परछाई नजर आई। रेहान ने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा। गाड़ी बैक होते ही उसने गौर से उस लड़की को देखा। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि शेफाली थी। शेफाली को देखकर रेहान हैरान हो गया और गाड़ी से बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेफाली ने कुछ डॉक्यूमेंट उसे पास किया और कहा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा काम पूरा हो चुका है, अब आप पूरी तरह से इस विरासत के मालिक हैं। कांग्रेचुलेशन। रेहान ने वो पेपर लिया और कहा, इसे तुम किसी और के हाथ भी भेज सकती थी, खुद क्यों आई? शेफाली ने कहा, कॉन्फिडेंशियल पेपर थे इसलिए मैं खुद देने चली आई। रेहान ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? कॉन्फिडेंशियल पेपर देने तो नहीं आई हो तुम? जवाब में शेफाली ने कहा, उम्मीद करती हूँ आगे भी आप अपना पैसा सिटी बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे, मेरी वजह से आप दूसरा ऑप्शन नहीं देखेंगे। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूमियत थी और उसकी आवाज में सच में शर्मिंदगी झलक रही थी। कुछ सोचकर रेहान ने कहा, एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शेफाली ने तुरंत उसकी ओर देखा तो रेहान ने कहा, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम्हारा मन। ये बोलकर रेहान उसके जवाब का वेट करने लगा। शेफाली पहले थोड़ा हिचकिचाई पर फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो अपने कपड़ों की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन मैंने तो ऑफिस के कपड़े ही पहने हैं। ये सुन रेहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ये कहकर उसने शेफाली को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से निकल गए। शेफाली गाड़ी की विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ देर बाद रेहान ने ड्राइवर से कहकर एक बड़े से कपड़ों के शोरूम के बाहर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही उसने शेफाली को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी से उतरकर उस बड़े शोरूम की ओर चला गया। शेफाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इतना बड़ा शोरूम देखकर हैरान थी। ये कहाँ ले आए मुझे? यहाँ से मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? शोरूम में पहुंचकर रेहान ने अचानक उससे कहा, तुम यहाँ से अपनी पसंद की ड्रेस ले सकती हो। ये सुन शेफाली एकदम चौंक गई और उसकी आंखें बाहर निकल आई। वो कुछ कह पाती उसके पहले ही उसके पास शोरूम में काम करने वाली एक लड़की पहुंच गई और शेफाली को वहां से दूसरे फ्लोर पर ले जाने लगी। कुछ देर बाद शेफाली सेकंड फ्लोर से नीचे आई और चुपचाप रेहान के पास आकर खड़ी हो गई। रेहान बड़े से सोफे पर बैठ मैगजीन पढ़ रहा था। शेफाली की आहट आते ही रेहान ने उसकी ओर देखा।
इस वक्त उसने ब्लैक कलर की बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। रेहान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शेफाली इतनी प्यारी भी लग सकती है। उसने कॉम्प्लीमेंट देते हुए उससे कहा अच्छी लग रही हो। उसने अपने कार्ड से पेमेंट की और शेफाली को लेकर वापस अपनी कार में आ गया, जहां नील ड्राइवर के साथ पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजे बजने ही वाले थे। हुड बिस्ट्रो में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ शानोंग भी मौजूद थे। राहुल के साथ मौजूद एक लड़के ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा यार कहीं बेचारा रेहान डर के मारे काम रहा होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा वैसे भी हमें वह किस मुंह से आकर मिलेगा, भीख मांगने से फुर्सत मिले तब ना। वो सब इस बात पर हंस ही रहे थे कि तभी रेहान की आवाज आई, मेरा इंतजार कर रहे थे। अचानक रेहान को सामने देखकर कुछ पल के लिए राहुल और उसके दोस्त थोड़े हैरान हो गए, क्योंकि हमेशा सिंपल लुक में रहने वाला रेहान आज ब्रांडेड और कीमती कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ नीट और एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। शानोंग की नजरें शेफाली और उसकी खूबसूरती को घूर रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को रेहान के साथ कहीं ना कहीं वो जल रही थी। राहुल ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए रेहान से कहा क्या बात है, मैंने सुना तो था कि महंगे कपड़े रेंट पर मिलते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। ये बोलकर उसने रेहान के कोट की कॉलम में लिखा ब्रांड नेम देखा। फिर उसकी नजर शेफाली पर पड़ी। वो उसके टोन्ड लेग्स को घूर कर देख रहा था। उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वो उसके करीब से होकर गुजरा और फिर उसने रेहान से आईब्रोज उचकाकर कहा लड़की भी रेंट पर लेकर आया है या किसी से भीख मांग कर लाया है। ये बोलकर राहुल और उसके दोस्त एक बार फिर उस पर हंसने लगे। नील को राहुल की बात सुनकर उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा क्या बकवास कर रहा है तू। राहुल ने नील को देखकर मुंह बनाकर कहा अच्छा तो तेरी आदत गई नहीं वकालत करने की। इसी बीच वहां बार का ओनर राहुल को ग्रीट करने वहां पहुंचा। उसने अचानक वहां रेहान को देखकर कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, और उसे घूरने लगा। रेहान ने राहुल की ओर देखते हुए ओनर से कहा आपके बार की सबसे महंगी स्कॉच लेकर आइए। उसके इस ऑर्डर पे ओनर ने मुंह बनाकर कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं क्यों लेकर आऊंगा तुझ जैसे के लिए स्कॉच। रेहान ने नील पर एक नजर डाली। नील ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालकर ओनर को पास किया और कहा ये रही आपकी पेमेंट। ओनर उन दोनों के बदले हाव भाव देखकर हैरान हो रहा था। फिर रेहान ने राहुल से कहा जहां तक मुझे पता है तू मुझे कोई चैलेंज देने वाला था। उस दिन तूने पिलाने की कोशिश की थी, आज मैं पिला रहा हूँ, वैसे भी हारने के बाद नहीं मिलेगी। ये सुन झुंझलाए राहुल ने रेहान का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेहान पर इसका असर ना देखकर राहुल ने झटके से उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी। शानोंग ने राहुल को संभालने की एक्टिंग की और फिर रेहान और शेफाली को घूरती हुई बोली तुम दोनों कंपटीशन में लड़ लेना। गाइस राहुल और रेहान के बीच कार रेसिंग होने वाली है। अरे यू एक्साइटेड, राहुल ने रेहान के गाल सहलाते हुए कहा लेकिन कार रेसिंग के लिए इस गरीब के पास कार भी तो होनी चाहिए ना। राहुल की बात पर एक बार फिर उसके सारे दोस्त और शानोंग जोर से हंसने लगे। राहुल का इस तरह से बात करना शेफाली को काफी अजीब लग रहा था और वह बार बार हैरान होकर रेहान को देख रही थी, लेकिन रेहान उसे आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब तक शेफाली को समझ में आ गया था कि राहुल और रेहान आपस में दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। रेहान के चुप रहने पर राहुल ने अपने कंधे उचकाकर कहा कोई बात नहीं, तू मेरी BMW के साथ अपनी उस रेट्रो स्कूटर में रेस लगाकर हार जाना। रेहान ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा और अगर जीत गए तो वो भी देख लेते हैं। राहुल बार से बाहर निकलते हुए बोला। बिस्ट्रो से कुछ दूरी पर रेसिंग के लिए पहले से ही स्टार्टिंग और फिनिशर लाइन बना दी गई थी। सभी वहां पहुंच गए थे। इस वक्त राहुल अपनी ब्लैक कलर की BMW की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और बगल में शानोंग मौजूद थी। उनके फ्रेंड्स हाथों में फ्लैग लेकर रेहान तंज कस रहे थे। ये लड़का आएगा भी या नहीं, अरे डर के भाग तो नहीं गया, हा हा हा। तबू अचानक रेहान बुगैटी कायरन स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। रेहान को इतनी महंगी कार में देखकर राहुल और शानोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां रेहान को बुली करते लोग भी इतनी महंगी कार करीब से देखकर हैरान थे। राहुल ने अपने कार की साइड वाली विंडो डाउन की और रेहान के कहा अब तू रेस लगाने के लिए महंगी कार भी भीख में मांग कर ले आया, हा हा हा। रेहान ने सीरियस होकर कहा कुछ देर बाद तो तू भी मुझसे रहम की भीख मांगेगा। राहुल ने तिरछी स्माइल के साथ कहा चल देखते हैं। फिर उसने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा वो देख, जो सबसे पहले उस पर अपना फ्लैग लगाकर वापस आएगा वो हारने वाली की गर्लफ्रेंड को किस करेगा। ये बोलकर उसने शेफाली को देखा और अपने दांत से होठों को दबा लिया। राहुल के साथ बैठी शानोंग ये बात सुनकर नाराज हो गई, लेकिन राहुल ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर नील ने राहुल को ब्लू कलर का फ्लैग दिया और रेहान के हाथों में व्हाइट कलर का फ्लैग देकर वह साइड हो गया। विसिल की आवाज सुनते ही उन दोनों ने स्पीड से कार चलाना शुरू कर दिया। रेहान की स्पोर्ट्स कार होने की वजह से वो इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि शानोंग चाहकर भी उसे देख नहीं पा रहा थी। इस वक्त रेहान पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था।
इस बीच उसने कई बार शेफाली को भी देखा। शेफाली के चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल नहीं थे। ज्यादातर लोग पहले राहुल को चीयर कर रहे थे, पर फिर रेहान के स्पीड देख उन्होंने उसे चीयर करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रेहान और शेफाली पहाड़ी के सामने पहुंच गए। शेफाली गाड़ी से उतरकर अपना फ्लैग वहां लगाकर वापस गाड़ी में बैठ गई और वह लोग फिर वापस जाने लगे। उन्होंने जब वापसी के लिए आधा रास्ता तय कर लिया तब राहुल और शानोंग भी पहाड़ी के पास फ्लैग लगाने पहुंचे। रेहान और शेफाली पहले पहुंचकर रेस जीत गए और उनके वहां पहुंचते ही नील खुश होकर तालियां बजाने लगा। राहुल के रेस हार जाने से बाकी लोग काफी नाराज थे। नील ने शानोंग के साइड वाला डोर ओपन किया और गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। शानोंग ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नील ने मासूमियत से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था हारने वाले की गर्लफ्रेंड जीतने वाले को किस करेगी, और वह भी उसके होठों पर। ये बोलकर वो एक बार फिर गाना गाने लग, चुम्मा चुम्मा दे दे। शानोंग ने गुस्से से राहुल की ओर देखा। राहुल अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ा था और फिर उसने रेहान पर नजर डाली जो कि शेफाली के साथ हाथ बांधकर उसे देख रहा था। शानोंग ने नाराज होकर कहा, मैं किसी को किस नहीं करने वाली। रेहान ने जवाब दिया, जाओ, मैं राहुल को अपने रहम की भीख देता हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हें मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर उसने एक नफरत भरी नजर शानोंग पर डाली। फिर उसने शेफाली के कंधे पर हाथ रख कर कहा, डार्लिंग, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब इन लोगों के रोने का वक्त शुरू हो चुका है। शेफाली उसकी बात सुनकर हंसने लगी। शेफाली के लिए कार का दरवाजा खोल रेहान एक बार फिर कार में बैठ गया। कुछ देर बाद शेफाली ने एक बस स्टॉप की ओर इशारा कर कहा, आप लोग प्लीज मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। रेहान ने सीरियस होकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। शेफाली ने अपनी स्वीट से आवाज में कहा, नो थैंक्स, मैं नहीं चाहती आप लोग को मेरी वजह से परेशानी हो, आप प्लीज मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। बस के रुकते ही शेफाली उसमें से उतरकर बस स्टॉप की ओर चली गई। कुछ सोचकर रेहान भी उसके पास गया और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? शेफाली उसकी ओर देखने लगी। रेहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? उसके इतना कहते ही शेफाली ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, जी हाँ, एक ऐसी बात है जो अब तक मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन आज आपसे कहने जा रही हूँ। रेहान ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम चाहो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। शेफाली की काजल से सनी हुई आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे इमोशनल होते देख रेहान ने बड़े ही प्यार से कहा, देखो तुम्हें मैं एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, रोने वाले को दुनिया और रुलाती है, इसलिए आंसू पोंछो और बताओ क्या हुआ। शेफाली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और अपने स्लिंग पर्स से रुमाल निकालकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, मेरे बाबा दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से एडमिट है और उन्हें डिमेंशिया नाम की दिमागी बीमारी है। हर दिन उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। रेहान अब तक हाथ बांधे हुए उसके एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बाबा ने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ के बारे में तो मुझे याद ही नहीं है, वह कब मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे बाबा ही मेरी दुनिया है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी बात बीच में अधूरी छोड़कर एक बार फिर वह फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर रेहान को अच्छा नहीं लग रहा था। शेफाली ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूँ, बाबा को साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम है, उनके डायलिसिस के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी कहीं हर एक बात ना जाने क्यों रेहान के दिल तक पहुंच रही थी और वह भी शेफाली की तकलीफ अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने अपनों के खो जाने का डर महसूस किया था। रेहान ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शेफाली ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे एक एक कर आपको सब वापस कर दूंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। रेहान ने बिना आगे कुछ पूछे या बोले अपने कोट की राइट पॉकेट से चेक बुक निकालकर शेफाली को उसके अमाउंट का चेक सिग्न करके दे दिया और कहा, इन्हें लौटने की जरूरत नहीं है। उद्धरण। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे। रेहान ने कहा, बस तुम अपने बाबा को बचा लो, मैं ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कोई किसी अपने को खो ना दे। तुम अच्छी लड़की हो शेफाली, इसे रख लो, हमेशा खुश रहना। उनकी बातचीत के दौरान बस आ चुकी थी। शेफाली रेहान को चुपचाप देख रही थी। रेहान ने उसे आंखों से बस की ओर इशारा किया और वह बगैर कुछ कहे बस के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही बस भी वहां से अपनी मंजिल के लिए निकल गई। रेहान हाथ बांधकर उस बस को जाते तब तक देखता रह जब तक वह बस उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। नील चुपके से रेहान के पास आकर खड़ा हो गया और उसके करीब जाकर धीरे से बोला, बस चली गई है। अचानक उसकी आवाज सुनकर रेहान अपने ख्यालों से बाहर आया और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उनकी गाड़ी एक बार फिर दिल्ली की भारी ट्रैफिक में तेजी से निकल पड़ी।
नील ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे ना तेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करने का मन हो रहा है। रेहान ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और कहा, मुझे माफ कर, मुझे तेरा गाना नहीं सुनना है अभी। नील ने उसके कानों पर से हाथ हटाकर कहा, अरे तू सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा। और बिना समय गवाए उसने झट से फोन पर अपना इंस्टाग्राम खोल एक लड़की का लाइव शो लगा दिया। वो लड़की बेहद सुरीली आवाज में गा रही थी, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या। उस लड़की की आवाज इतनी सुरीली थी कि मना कर रहा रेहान भी उसे सुने बिना रह नहीं पाया। कौन है ये? उसने पूछा। पता नहीं यार, पेज पर तो कियारा के नाम से है, मैंने भी आज ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें फेस नहीं आ रहा तो क्या पता कोई लोकल सिंगर हो, बहुत ही अच्छी। नील ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आगे कहा, मैं तो ये तुझे डेडिकेट कर रहा था, देख रहा हूँ मैं अपने भाई को सेटल होते। ये सुन थोड़ा चिढ़कर रेहान ने आगे देखते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। शेफाली को मैं बस दोस्त मानता हूँ, थोड़ी मासूम है और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो अंदर है वही बाहर भी। कम से कम तुम तो ऐसा मत बोला। थोड़ी देर में गाड़ी में रखा एक मोबाइल रिंग होने लगा, जिसे सुनकर नील ने वो फोन देखा तो उसने कहा, यार तूने मेरे बिना एक नया फोन भी खरीद लिया, पर इतना पुराना। रेहान ने कहा, यह मेरा फोन नहीं है, आई थिंक शेफाली अपना फोन यही गाड़ी में भूल गई। नील ने कहा, तो तू ही फोन रिसीव कर ले और बता दे कि शेफाली का फोन तेरे पास है। रेहान ने कुछ सोचा और कहा, नहीं यार, इस तरह किसी का फोन रिसीव करना सही नहीं है। तब तक रिंग भी बंद हो चुकी थी। रेहान ने कुछ सोचा और अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए टर्न कर दो। ओके प्रिंस बोलकर ड्राइवर ने गाड़ी टर्न कर दी। नील ने एक बार फिर पीछे पलटकर रेहान को देखा और कहा, युवराज जी क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम शहर पंक्ति क्यों जा रहे हैं? रेहान ने सवालिया लहजे से कहा, शहर पंक्ति? नील ने धीरे से कहा, हमारा तात्पर्य सिटी लाइन से है युवराज। जिसकी अमानत हमारी गाड़ी में छूट गई है उसे वापस करने हम शहर पंक्ति आई मीन सिटी लाइन हॉस्पिटल जा रहे हैं। नील ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, युवराज की जय हो, आपके रहते आपकी प्रजा कभी दुखी हो ही नहीं सकती, युवराज की जय हो। इस पर दोनों लोग है पड़े। उधर शेफाली सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में कुछ फॉर्मेलिटी की और रिसेप्शन के बाजू से लगी हुई लिफ्ट में एंटर हो गई। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि अब वह अपने बाबा का ऑपरेशन करवा सकती थी। 4th फ्लोर में पहुंचकर जैसे ही वह जनरल वार्ड में अपने बाबा के बेड पर पहुंची, उस बेड पर कोई और पेशेंट देख वो घबरा गई। उसने उस पेशेंट के साथ मौजूद अटेंडर को देखकर कहा, यह बेड तो मेरे बाबा का था, मेरे बाबा कहाँ गए? अटेंडर ने कहा, मुझे नहीं पता आपके बाबा कहाँ है, पिछले 7 दिनों से मेरी पत्नी का इलाज इसी बेड पर चल रहा है। शेफाली उनकी बात सुनकर और परेशान हो गई। जनरल वार्ड में मौजूद नर्स के पास जाकर उसने बेड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ मेरे बाबा थे मिस्टर श्रीकांत जोशी, वह कहाँ गए? नर्स ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट के बेड का पेमेंट नहीं हुआ है उन्हें टॉप फ्लोर पर रखा गया है। शेफाली ने नाराज होते हुए कहा, एटलीस्ट आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, और बगैर नर्स का जवाब सुने वह वहां से भागती हुई बाहर निकल गई। भागते हुए जा रही शेफाली अचानक कॉरिडोर में एक शख्स से टकरा गई। इस वक्त शेफाली बहुत हड़बड़ी में थी और उसके चेहरे से परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। उसने उस शख्स को बगैर देखे ही कहा, आई एम सॉरी, और फिर लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ी। जिस शख्स से वो टकराई थी वह और कोई नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ शेफाली, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर शेफाली पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें एकदम नम थी। उसे इस तरह परेशान देख रेहान को अजीब लगा। उसने बगैर रेहान से नजर मिलाई कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप है। रेहान कुछ बोल पाता उसके पहले ही नील अपने बसखरे अंदाज में बोल पड़ा, इट्स ओके, हमारे युवराज ही है, माँ से उतरे हुए भगवान नहीं। रेहान ने आंखें बड़ी कर नील को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात सुनकर शेफाली के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। रेहान ने अपने बैक पॉकेट से शेफाली का मोबाइल निकालकर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। इस बीच नील फोन पर किसी से बात करते हुए वहां से जा चुका था। रेहान ने शेफाली की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी? शेफाली ने भौहें सुकोड़ते हुए धीरे से कहा, बाबा को टॉप फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया। बाबा को देखने टॉप फ्लोर पर जा रही थी। फिर कुछ सोचकर शेफाली ने कहा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बाबा से भी चलकर मिल लीजिए। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और शेफाली के साथ हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर शेफाली के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर रेहान को भी अच्छा नहीं लगा। वहां पहुंचकर शेफाली इतने सारे पेशेंट के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। रेहान भी उसे फॉलो कर रहा था। उस फ्लोर के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। वह इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि वह अपनी गर्दन तक संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर शेफाली भागकर उनके पास पहुंची और बोली, बाबा आप कैसे हो?
बीमारी से बुजुर्ग में बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। शेफाली ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचानकर उन्होंने एक नज़र शेफाली पर डाली। शेफाली ने उन्हें देखकर कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, बिल्कुल ठीक। मरीजों की इतनी खराब कंडीशन देखकर रेहान भी इमोशनल हो गया था। शेफाली ने अपने बाबा से कहा, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, आपको यहाँ अच्छा से अच्छा इलाज मिलेगा। ये बोलकर शेफाली ने धीरे से उनका हाथ दूर कर दिया और रेहान के साथ थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। थर्ड फ्लोर पहुंचते ही शेफाली की नज़र डॉक्टर पर पड़ी जो कि स्पेशल वार्ड से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखते ही शेफाली उनके पास दौड़कर पहुंची और डॉक्टर से कहा, सर मेरे बाबा को देखने वाला कोई भी नहीं है और वह कितने कमजोर हो चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा। डॉक्टर ने शेफाली को गौर से देखा और उसकी नज़र शेफाली के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नज़रों को देख शेफाली ने अपने दोनों पैर पीछे कर लिए। डॉक्टर ने कहा, आपने बेड की फीस नहीं भरी थी। शेफाली ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया, आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं। रेहान हाथ बांधकर उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर की नज़र रेहान पर पड़ी। उन्होंने शेफाली से कहा, क्या यह आपके साथ हैं? जवाब में शेफाली ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर ने रेहान को देखकर कहा, जेंटलमैन आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसों के काम नहीं चलता। शेफाली ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, यह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शेफाली की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, तो फिर कौन है ये? जवाब में शेफाली ने कहा, यह मेरे दोस्त हैं। हम फिर तो बढ़िया है। बोलकर डॉक्टर ने एक बार फिर शेफाली के खूबसूरत पैरों को घूरते हुए अपनी आंखों से ही उसके फिगर का जायजा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर का इस तरह से उसे देखना शेफाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी नजरें रेहान भी बखूबी समझ रहा था। रेहान ने डॉक्टर से कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर अपने गाल सहलाते हुए कहा, अगर शेफाली तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम अपने बाबा का इलाज फ्री में करा सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इतना कहते ही शेफाली ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद मांग की थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद रेहान ने उस डॉक्टर के सामने से चौहान अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ा, अंकल क्या हम सिटी हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? अंकल ने उधर से कहा, जी हाँ प्रिंस, क्यों नहीं, पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? रेहान ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक अच्छा ऑफर हाथ लगा है। फाउंडर से कहकर इसके पेपर्स निकलवाइए और जल्द से जल्द प्रोसीजर सॉर्ट करवा दीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल के नए नाम में मित्तल लिखा होना चाहिए, ओनर के नाम पर। अंकल ने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा प्रिंस। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। रेहान हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। रेहान की बात सुनकर डॉक्टर सार्कास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे लगता है इलाज की जरूरत तुम्हारे बाबा से ज्यादा तुम्हारे इस पागल दोस्त को है। जेंटलमैन सिटी हॉस्पिटल खरीदने की बात कर रहे हैं। हा। रेहान की बात सुनकर शेफाली एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन उसे तो रेहान की सारी असलियत पता थी, इसलिए वह रेहान की तरह हाथ बांधकर स्माइल करती हुई डॉक्टर को देखने लगे। उस डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों उसे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। कुछ ही देर में रेहान का मोबाइल बजा। कॉल चौहान अंकल की थी। उसके हेलो कहते ही अंकल की आवाज आई, प्रिंस जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल को हमने दुगने दाम पर खरीदने का ऑफर रख दिया है और फाउंडर ने हाँ भी कह दिए है, अब बस प्रोसीजर फॉलो करना है। रेहान ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, फैंटास्टिक। ये कह उन दोनों ने कॉल रख दी। जवाब में रेहान ने स्माइल कर दिया और डॉक्टर की ओर देखकर कहा, अब आप इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए वह से चले गए। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर के पास सिटी हॉस्पिटल के कुछ दूसरे डॉक्टर पहुंचे। उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 15 मिनट के अंदर रेहान मित्तल ने हमारा हॉस्पिटल खरीद लिया है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसी बीच रेहान ने पुलिस को भी बुलवा लिया था। पुलिस के वहां पहुंचते ही डॉक्टर सारी बात समझ गया और वो वापस रेहान के पैरों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पावरफुल है, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करता। आई एम सॉरी। रेहान ने धीमी आवाज में बोल्डली कहा, तुम माफी के हकदार नहीं हो। अगर तुमने मुझे कुछ कहा होता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम्हारी तकलीफ में कोई कमी ना हो। और इसी के साथ उस डॉक्टर ने पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। रेहान ने शेफाली की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारे बाबा का अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट हायर किए जाएंगे। शेफाली रेहान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही रेहान वहां से चला गया। पर उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे कि अब उसे अपने बाबा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो भी कुछ देर में वहां से अपने बाबा को देखकर हॉस्पिटल से निकली। रात हो चुकी थी। उसने अपने लिए कैब बुक किया था।
बाहर सड़क के किनारे आकर वो कैब का ही वेट कर रही थी और पाने फोन में बस टाइम देखे जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक आलिशान कार आ खड़ी हुई और उसमें से एक शख्स ने विंडो नीचे करके कहा, एक्सक्यूज मी एम्स शेफाली, क्या आप नकाब के पीछे के रेहान को जानती भी है या फिर आप भी बस उसका एक शिकार है? शेफाली के कानों में जैसे ही ये शब्द गए, उसने झट से सामने देखा। सामने उस शख्स को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शेफाली के सामने राहुल मौजूद था। उसकी बात सुनकर शेफाली ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी, लेकिन गाड़ी से उतर राहुल अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शेफाली ने कड़क आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? राहुल ने कहा, मैंने अभी अभी बताया ना, मैं आपसे रेहान मित्तल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शेफाली हाथ बांध कर खड़ी हो गई और उसने कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें? राहुल ने कहा, देखिए मुझे गलत मत समझाइएगा, मैं आपको पहली नज़र में देखकर ही समझ गया था कि आप अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं रेहान का सच आपको बताने आया हूँ। मुझे पता है आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, वह आपको मुझे बस जेलस कराने के लिए लेकर आया था। एम आई राइट? शेफाली ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कहने आए हो? साफ साफ कहो। राहुल ने कहा, रेहान ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह हुड बिस्ट्रो बार में वेटर का काम करता था, लेकिन उसके अड़ियल एटीट्यूड को देखते हुए वहां के मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। शेफाली ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। अपनी बातों का उस पर कोई असर न होते देखकर राहुल एक बार फिर उसे फॉलो करने लगा और थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा, रेहान और शानोन की सच्चाई भी तो सुनती जाइए, उनके बीच क्या रिश्ता था वह भी आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर रेहान ने आपको ये भी नहीं बताया होगा। शानोन का नाम सुनकर शेफाली कुछ पल के लिए ठहर गई। राहुल मन में सोचने लगा, रेहान बहुत हीरो बन रहा था ना, अब तुझे मैं बताता हूँ राहुल क्या चीज है। दूसरी ओर हॉस्पिटल से निकलकर रेहान ने शेफाली की सारी प्रॉब्लम्स रास्ते में नील को बताए। बातें सुनने के बाद नील ने रेहान से कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि शेफाली को ट्रबल में देखकर तूने हॉस्पिटल खरीद लिया, अब तो मुझे सिटी बैंक पर तरस आ रहा है। आई एम श्योर तेरा अगला शिकार सिटी बैंक होने वाला है। ये बोलकर वह हंसने लगा। रेहान ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, फिलहाल तो मैं तेरा शिकार करने वाला हूँ। ये बोलकर रेहान उसका गला पकड़कर उसे झकझोरने लगा और फिर दोनों हंसने लग गए, एकदम किसी सगे भाई की तरह। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पैलेस के सामने आकर रुक गई। नील गाड़ी से बाहर उतरकर मस्खरे अंदाज में बोला, युवराज का स्वागत है, पधारिए अपने राजमहल में। रेहान ने स्माइल किया और गाड़ी से बाहर आ गया। वह दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, वहां पहले से अंकल चौहान मौजूद थे। उन्हें देखकर रेहान ने अपनी घड़ी में समय देखा और हैरान होकर कहा, अंकल रात के 3 बजे बज चुके हैं और आप अब तक सोए नहीं। अंकल उसे देखकर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रिंस अगर आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं, आपने सिटी लाइन हॉस्पिटल महज 15 मिनट के अंदर खरीदा, क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? उनके इस सवाल पर रेहान ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त के फादर वहां एडमिट है। हॉस्पिटल बेड की फीस पेमेंट ना किए जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जानवरों की तरह छोड़ दिया गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कई पेशेंट का हाल बहुत बुरा था। इंसानियत खत्म हो चुकी थी वहां के स्टाफ की और वहां के डॉक्टर की। बदले में वहां के डॉक्टर किसी अच्छी लड़की से उसके फादर के इलाज के बदले उससे बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्या ये सही है अंकल? चौहान अंकल बड़े गौर से रेहान की बात सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर नहीं में सर हिलाया। रेहान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, डॉक्टर हमारे लिए दूसरे भगवान होते हैं, लेकिन कुछ घटिया डॉक्टर की वजह से सारे डॉक्टर बदनाम हो जाते हैं, बस इसीलिए मैंने उस हॉस्पिटल को खरीद लिया। अंकल चौहान के चेहरे पर सुकून के भाव आ चुके थे। उन्होंने रेहान को देखकर कहा, प्रिंस मुझे आप पर गर्व है और अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल चौहान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये पूरे मित्तल परिवार के लिए खुशी की बात है कि आप अपने पेरेंट्स के अडॉप्टेड सोन थे, आपकी रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है। मुझे उम्मीद है आप उनसे भी बेहतर निकलेंगे। दूसरी ओर शानोन का नाम सुनकर शेफाली ने राहुल की ओर पलट कर देखा और कहा, कौन शानोन? राहुल ने अपने फेस पर मासूमियत लाकर कहा, शैनन हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, आज आपने उसे मेरे साथ देखा भी होगा। उसका नाम सुनकर शेफाली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ओ वाह, बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की है और मुझे नहीं लगता कि रेहान ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा। ये बोलकर वह एक बार फिर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इसके पहले राहुल बोल पड़ा, जाते जाते मेरी बात तो सुनती जाइए। पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर रेहान ने शानोन को प्रपोज किया था। वह बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने लगा। उसने कहा, शानोन के साथ रेहान ने बहुत गलत किया, बेचारी के विश्वास का गलत फायदा उठाया उसने। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, क्या किया रेहान ने? राहुल ने धीरे से कहा, धोखा दिया उसे। उसके साथ कई रातें गुजरने के बाद जब शानोन से उसका दिल भर गया तब उसने उसे छोड़ दिया। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, रेहान ऐसा नहीं कर सकता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शानोन को भी समझाया था और उसने भी यही कहा था, अब देखिए उसके दिल पर क्या बीत रही है।
शेफाली को अपनी बातों में फंसते देखकर राहुल ने आगे कहा, मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस रेहान से दूर रहे, ये हर लड़की से बस एक ही चीज चाहता है, उन्हें इमोशनली फंसाकर, उन्हें सपोर्ट देकर उनके साथ रात गुजारना इसका पहला शौक है और इसके इस शौक के बारे में हमारे कॉलेज की हर लड़की जानती है। शेफाली चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। राहुल ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बदले में वह आपसे भी यही चाहेगा, आपको तसल्ली देने के बाद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। शानोंग का बिहेवियर इसलिए उसके साथ इतना रूड है, देखना कहीं उसके बाद आप ना हो। ये सब सुनकर शेफाली का घबराहट के मारे वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अपने कंधे थपथपाते हुए बोला, राहुल यू आर जीनियस, बेचारे की नई लव स्टोरी में भी तू विलेन बन गया। ये बोलकर एक बार फिर वह हंसने लगा। मित्तल पैलेस में रेहान ने अंकल से कहा, अंकल मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और नील यहाँ पैलेस में नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर नील मुंह फाड़कर उसे हैरानी से देखने लगा और उसके करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, भाई क्या हो गया है तुझे, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। अंकल चौहान भी सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। रेहान ने कुछ सोचकर कहा, मेरी स्टडी अभी बाकी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडी हॉस्टल में रहकर पूरा करूँ। अंकल ने जवाब दिया, प्रिंस अपनी स्टडीज आप यहाँ रहकर भी तो पूरी कर सकते हैं। रेहान ने कहा, बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दे। ठीक है देखते हैं, चौहान अंकल ने उससे कहा। नील का तो समझो मुंह ही फूल गया था ये सुनकर और सभी सोने चले गए। रेहान नील के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। नील बेड पर दोनों हाथ फैलाकर लेटा हुआ था गया और उसने रेहान से कहा, यार एक बात कहूँ। रेहान बेड के दूसरे साइड पर अपना मोबाइल देख रहा था। रेहान का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर नील ने अपने अंदाज में कहा, यार मुझे ना ये लड़की शेफाली बहुत अच्छी लगी, कितनी सिंपल और कितनी साइलेंट है। नील ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तूने आज राहुल और शानोंग का चेहरा देखा, आज रात तो वह दोनों सो नहीं पाएंगे। शैनन आंखें फाड़ फाड़ कर शेफाली को देख रही थी। यार सचमुच ये सब होते मैंने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में मैं तेरे साथ यह सब होते देख रहा हूँ। सचमुच यार किस्मत कभी भी कोई नया मोड़ ले सकती है। ये बोलकर नील रेहान को देखने लगा। रेहान सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचकर नील ने कहा, यार तुझे शेफाली से हाई हिलो वाला रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। रेहान ने नहीं में सर हिलाया और कहा ना, सिर्फ दोस्त है। नील ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और कहा, मैं अभी उसे व्हाट्सएप करता हूँ। रेहान ने तुरंत उससे कहा, नहीं भाई मत कर प्लीज। नील ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए देख मैंने तो मैसेज पहले ही कर दिया था तेरे फोन से। रेहान आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देखने लगा। नील ने उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए कहा, वॉट, ये लुक मत दे, तेरा भाई सब जानता है। अगले दिन शेफाली के बाबा को स्पेशल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बाबा के साथ एक नर्स भी मौजूद थी। बीती रात राहुल की बात सुनने के बाद शेफाली रेहान के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसका दिल तो राहुल की बात पर यकीन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग में राहुल की बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सचमुच रेहान ऐसा है जैसे राहुल ने मुझे बताया है? फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब देते हुए उसने कहा, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे उससे मिले इतना कम समय ही हुआ है। बिलेनिया है तो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे क्या। वह अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी नर्स की आवाज में उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, मैम मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, शेफाली ने कहा। नर्स के जाने के बाद शेफाली एक बार फिर रेहान से ख्यालों में डूब गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, हो सकता है राहुल सच कह रहा हो। पहले रेहान मेरा विश्वास जीतेगा और उसके बाद मेरे साथ वही करेगा जो उसने शानोंग के साथ किया, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। थोड़ी देर में शेफाली ने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखा। रेहान का मैसेज था। उसे पढ़कर एक पल के लिए तो वह बहुत खुश हुई, फिर उसे राहुल की कई बातें याद आ गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं जल्द ही रेहान के सारे पैसे उसे रिटर्न कर दूंगी, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सोचकर उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। पैलेस में रेहान और नील अंकल चौहान के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अंकल चौहान ने रेहान की ओर देखकर कहा, प्रिंस आपके हॉस्टल का इंतजाम हो गया है, आप दोनों के लिए हमने हॉस्टल का स्पेशल कमरा लिया है। उनकी बात सुनकर रेहान ने कहा, हमें स्पेशल रूम की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डिनरी रूम चाहिए। अंकल चौहान ने कुछ सोचकर कहा, प्रिंस क्या आपके ऐसा करने की वजह मैं जान सकता हूँ? नील गुस्से से आंखें छोटी कर रेहान को देख मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। रेहान ने कहा, इन 6.5 सालों में मैंने प्रॉब्लम से फाइट करना सीखा। मानता हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन इसी चीज ने ही तो मुझे सिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग अचानक से मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे या मेरी सच्चाई ज्यादा किसी को पता चले। कॉलेज लाइफ की अपनी एक बात होती है। नील मुंह फाड़कर उसकी ओर देख रहा था। अंकल चौहान ने हैरान होकर कहा, और आपकी यह इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे कौन संभालेगा प्रिंस?
और काम। रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, अंकल मैंने कहा मैं सिंपल लाइफ जी लूंगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। ये बोलकर रेहान अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने नील के सर पर टिप्पणी मारकर कहा, चल आज तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अंकल चौहान ने रेहान की ओर देखकर कहा, आपके कॉलेज पहुंचने से पहले आपके लिए ऑर्डिनरी रूम का इंतजाम हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जवाब में रेहान ने स्माइल कर दिया और नील के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। उन्होंने कॉलेज जाने के लिए टैक्सी बुक की तो नील ने रेहान को कोहनी मारकर कहा, मैंने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा यार। अच्छा खासा हम पैलेस में रह रहे थे, लेकिन तुझे तो कॉलेज का ऑर्डिनरी रूम चाहिए था। ये बोलकर वह गुस्से से टैक्सी से बाहर देखने लगा। जवाब में रेहान ने कहा, तुझे पता है इस जिंदगी को जीकर हमें लोगों की असली सोच पता चलेगी। नील ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता करनी लोगों की सोच। यार तेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, रहने के लिए राजसी ठाठ है, तो फिर हम क्यों ऑर्डिनरी लाइफ में जाएं? रेहान उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और जवाब में कहा, समय के साथ तुझे खुद पता चल जाएगा। कुछ देर में वह दोनों कॉलेज पहुंच गए। वह जैसे ही अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा वहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे। नील ने अंदर जाकर उनसे कहा, रूम हम दोनों ने लिया है। जवाब में एक लड़के ने अकड़ में कहा, क्यों तू कहीं का प्रिंस है जो अकेले इस कमरे में रहेगा? ये रूम 5 लोगों में शेयर होगा, क्या तुझे नहीं पता? नील ने हैरान होकर रेहान को देखा। रेहान आराम से कोने वाले बेड की ओर चला गया और अपना बैग वहां रखी छोटी सी कबर्ड में सेट करने लगा। ये देखकर नील रेहान के पास आकर बड़बड़ाते हुए बोला, युवराज की जय हो। युवराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने आलीशान बेडरूम में आकर उम्मीद करता हूँ आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में कोई कमी नहीं महसूस होगी आपको। नील की बात सुनकर वहां मौजूद लड़के और रेहान उस पर हंसने लगे। नील ने उन लड़कों की ओर देखकर कहा, बिल्कुल हंसो, मुझ पर हंसो, क्योंकि मेरा दोस्त यह है रेहान, जिसकी वजह से मैं अर्श से फर्श पर आ गिरा। हंसो मुझ पर। ये बोलकर वह रेहान पर झुंझला रहा था। इतने में रेहान का मोबाइल बजा। रेहान ने अपने पॉकेट से जैसे ही मोबाइल निकाला तो देखा स्क्रीन पर अंकल चौहान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। रेहान ने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से अंकल चौहान ने कहा, प्रिंस मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अंकल चौहान ने अभी अभी रेहान को बताया कि उन्होंने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुन जवाब में रेहान ने कहा, प्रॉब्लम है? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल ने उसे बताया, प्रिंस हॉस्पिटल खरीदने के पीछे आपका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पकड़ बिजनेस में है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं। उनकी बात पे गौर करते हुए कुछ सोचकर उसने कहा, सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि हमें इस हॉस्पिटल के पुराने मैनेजमेंट को फिर से हायर कर लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अंकल ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंस, लेकिन मैंने सुना है कि उनका हेड सचिन अरोरा अपने उसूलों का पक्का है। मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट फिर से संभालने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। रेहान ने कहा, आप परेशान मत होइए अंकल, मिस्टर सचिन अरोरा से मैं खुद जाकर बात करूंगा। अंकल हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन प्रिंस आप खुद। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलते रेहान ने कहा, जी हाँ अंकल, मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। अंकल बोले, सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मैं बस यही चाहता हूं कि अब जब हमारा ब्रांड इससे जुड़ ही चुका तो इस हॉस्पिटल का ग्राफ गिरना नहीं चाहिए। रेहान उनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था। रेहान अंकल ने जो बात अभी कही उसकी गंभीरता समझ रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि वो सचिन अरोरा से कैसे बात करेगा। तभी नील की आवाज आई, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। नील के चेहरे पर आज मस्खरी नहीं दिख रही थी। रेहान ने इस बात पर गौर करते हुए कहा, अब तक नाराज है? नील का जवाब आया, मैं होता कौन हूँ नाराज होने वाला, आफ्टर ऑल तू इतना बड़ा युवराज है, सॉरी प्रिंस है, डिसीजन मेकर भी तू है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। भले ही नील नाराज होने वाली बात से इनकार कर रहा था, पर उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो रेहान से काफी गुस्सा। रेहान को उसकी ये बात थोड़ी चुभी, लेकिन एक स्माइल के साथ उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कैसी बातें कर रहा है तू, तो मेरा सबसे अच्छा जिगरी यार है, प्लीज ऐसे मत बोल। रेहान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा मकसद है अपने पेरेंट्स की आखिरी शर्त पूरी करना, अपने दम पर डिग्री हासिल करना। अगर तू मेरी बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? नील ने उसको देखकर कहा, यार लेकिन अब तो कोई है भी नहीं तेरा ये सैक्रिफाइस देखने के लिए, अब तू किसको दिखाने के लिए ये सब कर रहा? रेहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आज से 10 साल बाद कोई मेरी आइडेंटिटी और स्टेटस पर सवाल उठाए। रेहान ने उसे प्यार से समझाते हुए आगे कहा, तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है। अगर तू मुझे मोटिवेट नहीं करेगा तो मैं अपने मकसद में कामयाब कैसे हो पाऊंगा? इतना समझाने के बाद कहीं ना कहीं नील उसकी बात से कन्विंस हो गया। उसने हाँ में सर हिलाया और अपनी स्कूटर की चाबी उसकी ओर उछलते हुए बोला, तो चले अपनी शान की सवारी में।
रेहान ने स्माइल किया और नील के गले लगकर बोला थैंक्स यार। नील ने अपने मजाकिया लहजे में कहा बस कर पगले रुलाएगा क्या। कॉलेज पहुंचकर वो अपनी स्कूटर पार्क कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आ गया अपनी औकात में। ये सुन जैसे ही वो पीछे पालटे उन्होंने देखा कि राहुल अपने दोस्तों के साथ वहां खड़े होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। कल रात को तो बहुत हीरो बन रहा था, औकात से ज्यादा बात कर रहा था। आज क्या हुआ, कहाँ गई तेरी वो गर्लफ्रेंड, तेरी स्पोर्ट्स कार। रेहान नील के साथ उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। शानोंग भी राहुल के साथ ही थी। उसने हंसते हुए कहा क्या राहुल, तुम भी ना, पता नहीं क्यों इन डाउन मार्केट वाले लोगों से बात कर रहे हो। रेहान तो शांत था पर नील को ये सब सुन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पीछे पलटकर राहुल को देखकर कहा लगता है तू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए एक बार फिर अपनी इज्जत लुटवाने चला आया है। ये कह राहुल ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली और बोला सुन डबल बैटरी, दुश्मनी भी बराबरी वालों से करना चाहिए, समझ में आया तुझे। इस बीच रेहान वहां पहुंचा और उसने राहुल को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा मैं चुप हूँ, इसका ये मतलब ये नहीं कि कमजोर हूँ, ये भी हो सकता है कि तू मुझे अभी तक जान ही नहीं पाया। ये सुन राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला क्या नौटंकी है। ये कह उसने इशारों में अपने दोस्तों को वापस चलने को कहा। दूसरी ओर शेफाली अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने में बिजी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके कलीग उसे देखकर आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं और अचानक से उसके साथ काफी अच्छे ढंग से पेश आ रहे हैं। शेफाली को अपने कलीग का बदला रवैया अजीब लग रहा था। उसने सोचा अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं ये लोग। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी ऑफिस फ्रेंड काजल उसके पास रखी चेयर पर आकर बैठ गई और उसे कोहनी मारकर छेड़ते हुए बोली तू तो बड़ी फास्ट निकली, हम यहाँ उस टाइकून के पैसे गिनते रह गए और तू सीधे उसके घर पहुँच गई। शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल ने मजाकिया लहजे में कहा बस कर, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता चल गया है। कल रात तू रेहान मित्तल के साथ थी, उसके घर गई थी, मुझे सब पता है। ये बात सुनकर शेफाली थोड़ी परेशान हो गई और उसने काजल से कहा तुझे कैसे पता चला। काजल का जवाब आया सिर्फ हमें ही नहीं पूरे बैंक को ये बात पता है। शेफाली उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। दरअसल राहुल ने रेहान और शेफाली की कार रेसिंग वाली कुछ फोटोज फेक अकाउंट से वायरल कर दी थी, इसलिए आज सिटी बैंक में रेहान और शेफाली की ही बातें चल रही थी। काजल ने तो शेफाली को उनकी फोटोज भी दिखाई। शेफाली अपनी तस्वीर देखकर परेशान हो गई। काजल ने हंसते हुए कहा यार शेफाली तेरी तो पूरी लाइफ सेट है, इस बंदे को हाथ से मत जाने देना। शेफाली ने काजल को सफाई देने की कोशिश की, तुम सभी गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। काजल ने अपना गला साफ किया और कहा किसी महापुरुष ने कहा है एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो आगे हंसते हुए बोली अरे तेरे चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि बॉस ने मुझे बैलेंस शीट रेडी करने कहा है, चल मैं बाद में बात करती हूँ। बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शेफाली परेशान होते हुए बोली हमारी तस्वीर किसने वायरल कर दी, कहीं ये काम रेहान का तो नहीं। इस वक्त रेहान और नील कॉलेज के कैंटीन में मौजूद थे कि तभी राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में हुल्लड़बाजी करते हुए पहुंचा। उन दोनों को देखकर राहुल ने अपने साथ मौजूद लड़कों को आंख मारी और रेहान के पास पहुंचकर थोड़ा सीरियस होकर बोला आर यू रेडी फॉर मैच। उसकी बात सुनकर नील और रेहान सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। राहुल अपनी भौहें उचकाकर बोला अगर राहुल के साथ फुटबॉल मैच करने में डर लग रहा है तो अभी वक्त है, पूरे कॉलेज के सामने मेरे जूतों पर नाक रगड़कर सॉरी बोल दे। उसके साथ कुछ और लड़के भी मौजूद थे जिनके साथ हंसते हुए राहुल आगे बोला और वैसे भी राहुल का दिल इतना बड़ा है कि वो तुझे एक बार फिर माफ कर देगा। रेहान को सुबह से ही राहुल की बातें बिना सर पैर के लग रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा मुझे नहीं पता तू कौन से मैच के बारे में बात कर रहा है। इस पर राहुल के दोस्तों में से एक लड़का आगे आया और रेहान के टेबल पर एक पंपलेट लाकर रख दिया। रेहान ने वो पंपलेट उठाकर देखा जिस पर राहुल और रेहान की तस्वीर बनी थी और फुटबॉल मैच की डिटेल्स दी हुई थी। उस लड़के ने कहा क्या तुझे नहीं पता, राहुल ने तुझे फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है, कल सुबह है, देख ले तेरे एबीएस की है कि नहीं। राहुल ने सार्कास्टिक स्माइल देते हुए कहा और अपनी रेंटेड गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट कर लेना। रेहान उनके बातें सुनकर बस मुस्कुराए जा रहा था। उसका ये एटीट्यूड देख राहुल चिढ़ गया। वो उसके काफी करीब आकर गुस्से से घूर कर बोला ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना, अभी दम है तो मैच में दिखा, विल सी यू इन द फील्ड आफ्टर मेडिकल। रेहान ने सवालिया नजरों से कहा व्हाट मेडिकल। राहुल ने उसकी ओर पलट कर देखा और हंसते हुए बोला तूने नोटिस नहीं पढ़ा, आराम से पढ़ ले, अंग्रेजी में लिखा है। ये बोलकर वो मुंह टेढ़ा करते हुए वहां से अपने दोस्तों को लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद नील ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा यार कभी कभी ना मन करता है इस राहुल के बच्चे के हाथ पैर तोड़कर उससे रास्ते में भीख मंगवाओ। रेहान ने उसकी ओर देखकर मजाकिया लहजे में कहा जाने दे यार, क्यों बेअक्लों में मुंह लग रहा है।
इसके बाद दोनों नोटिस देखने निकल गए। उस पर लिखा था, प्लीज हैव योर ब्लड सैंपल डिलीवर्ड टू माई ऑफिस विद फर्दर रेगुलर चेकअप रिपोर्ट बिफोर द एंड ऑफ द डे। स्टूडेंट्स हु फेल टू डू सो विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फुटबॉल टीम। रेहान ने कहा, जल्दी मेडिकल रूम चल, मुझे स्पोर्ट्स टीचर को ब्लड सैंपल भेजना है। ये बोलकर वो वहां से काफी स्पीड से मेडिकल रूम की ओर चला गया। मेडिकल में राहुल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वो वहां किसी प्लान के साथ आए हुए थे। उन्होंने वहां बैठे नर्स से कहा, सर आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस रेहान का ब्लड लेकर हमें दे दीजिए। नर्स ने डरते हुए कहा, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, सर किसी को पता चलेगा तब ना हम किसी को बताएंगे, ना आप किसी को बताएंगे, और रेहान की बातों पर कोई यकीन करेगा नहीं। पैसों की लालच में नर्स रेहान का ब्लड सैंपल राहुल को देने के लिए राजी हो गई। इसी बीच रेहान नील के साथ मेडिकल रूम में पहुंच गया। रेहान को सामने देखकर राहुल ने नर्स से कहा, ठीक है सर, मेरा काम तो हो गया। ये बोलकर उसने रेहान को घूर कर देखा और वहां से चला गया। कुछ देर में ब्लड सैंपल देकर रेहान भी नील के साथ अपनी क्लास की ओर निकल गया। लगभग आधा दिन बीत चुका था। रेहान और नील अपनी क्लासेस खत्म कर सिटी लाइन हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो दोनों हॉस्पिटल में एंटर कर ही रहे थे कि तभी वहां रिसेप्शन पर रेहान की नजर शेफाली पर पड़ी। वो फॉर्म फिल करने में बिजी थी। शेफाली को देखकर रेहान के चेहरे पे स्माइल आ गई। नील ने जब उन दोनों को देखा तो मुस्कुराते हुए रेहान से बोला, अब यहाँ खड़े खड़े उसे देखकर हंसता ही रहेगा या जाकर उसे हाय हेलो भी कहेगा। तभी रेहान शेफाली के पास पहुंच गया और बोला, हाय शेफाली, हाउ आर यू। उसकी आवाज सुनकर शेफाली एक पल के लिए तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसने जैसे ही रेहान की ओर देखा उसे राहुल की कही बातें याद आ गई। वो थोड़ा बुझी आवाज में बोली, हेलो रेहान। ये बोलकर वो चुपचाप खड़ी हो गई। रेहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हाउ इज योर फादर। शेफाली ने फिर से रूखेपन से कहा, नाउ ही इज फाइन, और मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे इशारा कर रहा है, कहीं ये मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहता है, इसलिए तो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गया। इसके पहले ये कुछ कहे मैं ही कह देती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने रेहान की ओर देखकर कहा, देखो मैं समझ रही हूँ जो तुम कहना चाहते हो। ये सुन रेहान ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। रियली शेफाली घबराई हुई थी। उसने कुछ सोचकर कहा, हाँ तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दूंगी। रेहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आगे अपनी बात पूरी करता, लेकिन शेफाली ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और कहा, मुझे कुछ काम है। शेफाली का ये वियर्ड बिहेव रेहान को अजीब लगा। दूर खड़ा नील भी शेफाली का ये बिहेवियर देखकर शॉक था। नील ने रेहान के पास जाकर बोला, यार ये लड़की बड़ी मतलबी निकली, एक बार भी तुझे थैंक्स नहीं कहा। रेहान भी हैरान था। उसने कहा, पता नहीं यार क्या हुआ इसे। फिर कुछ सोचकर रेहान ने कहा, चल हमें चलकर मिस्टर अरोरा से बात भी करनी है। ये बोलकर वो दोनों हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने डोर नॉक किया। किसी ने अंदर से कम इन कहा तो वो अंदर चले गए। अंदर सचिन अरोरा अपनी फाइल्स चेक कर रहे थे। उन्होंने कभी रेहान को सामने से नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने रेहान को देखकर बिना अनइंटरेस्टेड होकर कहा, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रेहान ने कहा, आई एम रेहान मित्तल। ये नाम सुनकर सचिन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, जी मुझे पता है, आप यहाँ मुझसे ये कैबिन खाली करवाने के लिए आए हैं। मेरा काम हो गया है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी फाइल सेट करने लगे। रेहान ने उन्हें देखकर कहा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। सचिन ने उसकी ओर देखकर थोड़ा सार्कास्टिक होते हुए कहा, जी मैं आपको बखूबी समझ चुका हूँ, आप बिलेनिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, मुझसे केबिन खाली करवाने आपको खुद आना पड़ा। आपके एक फोन कॉल से ही ये केबिन खाली हो जाता, फिर आपने खुद यहाँ आने जहमत क्यों उठाई मिस्टर मित्तल। रेहान ने सीरियस होकर कहा, आप साफ साफ कहिए आप क्या चाहते हैं। सचिन ने अपनी फाइल सेट कर ली और रेहान की ओर देखकर कहा, क्या आप सुन पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। रेहान और नील सचिन अरोरा के साथ मौजूद थे। उनकी बात सुनकर रेहान ने कहा, मैंने अपनी लाइफ की लंबी जर्नी सिर्फ लोगों की बातें सुनकर ही काटी है, आप बताइए क्या बात है। उसकी बात सुन नील खुद में ही दांत पीसते हुए बोला, फिर से तुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए। फिर वो खुद को शांत कराते हुए सामने रखी चेयर पर बैठ गया और अपने कंधे उचकाकर बोला, जी तो आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। सचिन ने घुरकर नील को देखा और कहा, जी मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला और ना ही मैं आप लोगों को भला बुरा कहूंगा, मुझे तो तरस आता है आप पर और आपकी छोटी सोच पर। ये बोलकर उन्होंने रेहान पर नजर डाली तो रेहान सवालिया नजरों से उनकी ओर हाथ बांधकर देखने लगा। सचिन ने रेहान की कुछ फाइल्स पास की और बोला, आप एक बार इन फाइल को चेक कर लीजिए। सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का मैनेजमेंट बेस्ट है, क्योंकि हम सब ने मेहनत की है सिटी लाइन हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए।
लेकिन एक दिन अचानक रेहान मित्तल नाम का बिजनेस टाइकून यहाँ पहुंचकर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। महज 24 घंटों के अंदर हॉस्पिटल को अर्श से फर्श पर ले आता है। रेहान अब तक हाथ बांधे सचिन के कहे एक एक शब्द बड़े गौर से सुन रहा था। सचिन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैं सच कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। रेहान ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसे सुनता रहा। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर आप हॉस्पिटल के लिए चैरिटी या कोई डोनेशन करते जैसे हर बिजनेसमैन करते हैं तो मैं सचमुच आपकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आपने तो यहाँ भी अपना प्रॉफिट देखा, राइट मिस्टर मित्तल। ये बोलकर वो रेहान को घूर कर देखने लगे। उसकी आवाज में और उनके चेहरे में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ का एक मेहनती डॉक्टर मेरी दोस्त के साथ डील कर रहा था, उसके फादर के इलाज के बदले वो हैरस कर रहा था। तो आप ही बताइए मिस्टर अरोरा, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए था? पहले आकर आपके मैनेजमेंट से बात करना था और जब तक आप लोग उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ना ले लेते तब तक इंतजार करना चाहिए था। एम आई राइट? सचिन ने अपना चश्मा अपनी आंखों से उतारकर टेबल में रख दिया और कहा, किसी एक की गलती की सजा पूरे हॉस्पिटल को देना कहा तक सही था मिस्टर मित्तल। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, खैर छोड़िए ये सब बातें और ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? रेहान का जवाब आया, मैं चाहता हूं आप जिस तरह अपना काम करते आए हैं उसे आप कंटिन्यू करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सचिन ये सुन मुस्कुरा उठे और रेहान की ओर देखकर बोला, और अगर मैं आपकी बात ना मानना चाहूं तो क्या करेंगे आप? रेहान ने तुरंत कहा, मुझे पता है अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैकेज डबल कर दूंगा तब भी आप नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आप यहाँ लाखों लोगों की उम्मीद बचाने की खातिर रुक जाए। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर चेंज हो जाए तब भी हॉस्पिटल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट पूरी तरह बदल दी जाए तो ये हॉस्पिटल पूरी तरह चेंज हो जाएगा, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये सुन सचिन कुछ सोचने लगे। रेहान ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपने लिए नहीं लेकिन उन हजारों लोगों की उम्मीद के लिए जरूर यहाँ रुकेंगे जो दूर दूर से सिटी लाइन हॉस्पिटल आते हैं। सचिन ने गहरी सांस ली और रेहान की ओर देखकर बोले, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, टेक योर टाइम, और उम्मीद करता हूँ आप उन लाखों लोगों को निराश नहीं करेंगे जिनकी उम्मीद इस हॉस्पिटल पर टिकी हुई है। चलता हूँ, नाइस टू मीट यू। ये बोलकर रेहान उनके केबिन से बाहर निकल गया। नील भी उसे फॉलो कर रहा था। वह दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रहे थे। नील ने रेहान की ओर देखकर कहा, यार वह सचिन अरोरा कितना खड़ूस था, डायरेक्ट मुंह पर तुझे कैसे कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। तक उनके सामने लिफ्ट आ चुकी थी। वह दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचे, उनकी नजर लिफ्ट के अंदर मौजूद शेफाली पर पड़ी। शेफाली उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। रेहान ने आगे से बातचीत करते हुए उससे कहा, हाय, देखो किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया इस लिफ्ट में। ये बोलकर वह स्माइल करने लगा। शेफाली ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया तो कुछ सोचकर रेहान ने कहा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे फादर कैसे हैं? शेफाली इस बार थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, तुम एक ही क्वेश्चन कितने बार करोगे? एक बार तुम्हें बता दिया ना मैंने। बाबा ठीक है, बस अब तुम मुझे माफ करो। शेफाली के इस रिएक्शन की उम्मीद रेहान और नील दोनों ने नहीं की थी। नील हैरानी से मुंह फाड़े शेफाली को देखने लगा और रेहान भी हैरान ही था। रेहान ने कुछ सोचकर कहा, शेफाली साफ साफ बताओ क्या बात है? तब तक लिफ्ट हॉस्पिटल के 7वें फ्लोर पर के सामने आकर रुक गई। शेफाली उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही लिफ्ट से बाहर निकल गई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि नील ने रेहान को देखकर कहा, अब क्या तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि लड़की के पीछे जा और पूछ क्या गलतफहमी है उसे? ये बोल उसने एक बार फिर लिफ्ट ओपन करने के लिए बटन प्रेस किया और रेहान को लिफ्ट के बाहर धकेल लिफ्ट बंद कर ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। नील की मेहरबानी से रेहान लगभग लिफ्ट से बाहर गिर चुका था। आवाज सुनकर शेफाली ने पीछे पलट कर देखा कि रेहान उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि वह फर्श पर बैठा है। शेफाली ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली और वहां से आगे जाने लगी। रेहान ने उसे आवाज देकर कहा, शेफाली तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। ये बोलकर रेहान उठकर खड़ा हुआ और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। रेहान को अपनी तरफ आते देखकर शेफाली का गला डर के मारे सूखने लगा। वो डरते हुए बोली, हे माता रानी, इस बार मुझे बचा ले, ना जाने मैंने किस सांप के बिल में हाथ डाल दिया, ये तो मुझे डसने आ रहा है। वह ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी रेहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? शेफाली हिचकिचाते हुए बोली, देखिए मिस्टर मित्तल, आप बहुत बड़े आदमी हैं। रेहान ने नज़ारे झुकाते हुए कहा, ये बात मुझे पता है।
शेफाली ने आगे कहा, और मैं एक मामूली मिडिल क्लास लड़की हूँ। हम मिडिल क्लास लड़कियों के लिए हमारी इज्जत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होती है, और मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मुझे दोस्ती रखनी चाहिए। आपने मेरी इतनी मदद की, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर ये बोलकर शेफाली वहां से जाने लगी, लेकिन रेहान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बहुत ही सहजता से बोला, अगर तुम मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह बता दोगी तो आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। शेफाली ने अपने पर्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और इंस्टा फेसबुक ओपन कर उसे दिखाते हुए कहा, उस रात हमारी तस्वीर किसने ली थी? रेहान ने मोबाइल में जैसे ही वो फोटो देखी वो हैरान हो गया। शेफाली आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, और हम दोनों की यह तस्वीर किसने वायरल की? तुम्हें पता है ये फोटो वायरल होते ही मैं बैंक में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मुझे तो ये लगने लगा है कि कुछ सोचकर शेफाली अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। रेहान ने शेफाली को उसका मोबाइल फोन दिया और कहा, क्या लगने लगा तुम्हें? शेफाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अब मुझे लगने लगा है कि तुम सचमुच मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारे लिए जिस तरह तुमने शानोम को घुमाया था, तुम ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी करने वाले हो, राइट? इस पर रेहान अपनी आवाज कड़क करते हुए बोला, व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? पहली बात, ये तस्वीर किसने वायरल की फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगा। और दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता तो मैं उस रात ही कुछ कर सकता था जब तुम आधी रात को मेरे साथ अकेली घूम रही थी। और तीसरी बात, मैंने शानोम का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि शानोम ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी और मेरे प्यार की बेइज्जती की। समझ में आया तुम्हें? और राहुल ने जो तुम्हें कह दिया वो तुमने मान लिया। फिर कुछ सोचकर रेहान ने कहा, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूँ? चलते चलते इतना कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ तो आई प्रॉमिस आइंदा मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ये बोलकर रेहान ने शेफाली पर एक नजर डाली और वहां से चला गया। रेहान हॉस्पिटल के बाहर आ चुका था जहां नील उसका इंतजार कर रहा था। रेहान का चेहरा देखकर नील को अंदाजा हो गया था कि वह अपसेट है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद उन लोगों ने टैक्सी ली और हॉस्टल के लिए निकल पड़े। रेहान एकदम साइलेंट था और वह टैक्सी की विंडो से बाहर देख रहा था। नील ने अपनी साइड विंडो से बाहर देखते हुए रेहान से कहा, तेरा मूड क्यों खराब है? शेफाली ने कुछ कहा क्या तुझसे? रेहान ने नील की ओर देखकर कहा, पता नहीं लोग मुझे गलत क्यों समझ लेते हैं। ये बोलकर रेहान चुप हो गया। नील ने उसके कंधे सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी बात सुनकर रेहान को कुछ याद आया और उसने नील का गला दबाते हुए कहा, मेरे साथ तू है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे लिफ्ट से बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी तुझे, बोल। नील ने इशारे से उसे अपनी गर्दन छोड़ने के लिए कहा। रेहान ने उसकी गर्दन छोड़ दी तो नील ने खांसते हुए कहा, यार मैं तो तुझे इसलिए भेजा था कि जा और जाकर कन्या के मन में क्या चल रहा है वह पता कर। रेहान ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, भेजा नहीं था, तूने मुझे फेंका था लिफ्ट से बाहर। कुछ देर बाद वह दोनों अपने हॉस्टल पहुंच गए। रात के 12 बजे बज चुके थे, लेकिन रेहान की आंखों में अब तक नींद का नामो निशान नहीं था। वो शेफाली की कही बात को सोच रहा था। तभी अचानक नील की आंख खुली तो उसने देखा कि रेहान अभी भी सिर्फ ऊपर चलते पंखे को ही लगातार देखा जा रहा है। उसने उसकी आंखों के सामने 3 बार चुटकी बजाई तो रेहान हड़बड़ाकर उसकी ओर देखने लगा। नील नींद में झूलते हुए बोला, भाई तू अभी तक सोया नहीं क्या? तू भी, अगर शेफाली भी तुझे अपना दोस्त मानती होगी तो वो तुझे समझेगी जरूर, ये तेरा भाई नील कह रहा। अब सो जा चुपचाप। रेहान वापस पंखे की ओर देखते हुए बोला, वो बात नहीं है यार। नील को ये सुन आश्चर्य हुआ। वो उसकी ओर करवट लेते हुए होश में बोला, तो क्या बात है? कहीं तुझे तन्हाई तो नहीं महसूस हो रही? मतलब अगर ऐसा है तो तू अपने भाई से फ्रीली बोल सकता है। देख शर्मा मत, मैं सब समझता हूँ। रेहान उसे घूरते हुए थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, हाँ हूँ मैं तन्हाई में। अब बता क्या सलूशन है तेरे पास? नील मस्खरी आवाज में बोला, तेरा टाइम आ गया है, तू सेटिंग कर ले, बस मुझसे वेरीफाई करा लेना, नहीं तो पिछली बार की तरह तुझे कोई भी क्यूट लगने लग जाता है। ये सुन रेहान ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूरता रहा। तो नील एक्साइटेड होकर आगे बोला, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बता, तुझे वो इंस्टाग्राम वाली लड़की कैसी लगी? वो क्यूट थी ना? ये सुन रेहान के भाव बदल गए और वो एक बार फिर पंखे की तरफ देख सोच में पड़ गया। नील को जब रेहान का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया और वापस अपनी ओर करवट लेते हुए बोला, तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझसे तो पूछने का भी कोई फायदा नहीं, बैठा रह तू अपनी तन्हाई में, मैं चला सोने। ये कह नील वापस से सोने लगा और रेहान फिर से ख्यालों में खो गया। अगली सुबह 9 बजे हंसराज कॉलेज में राहुल और रेहान के बीच फुटबॉल मैच शुरू होने में कुछ मिनट बचे हुए थे। राहुल ने पियून को बुलाया और एक लेटर देकर बोला, जाकर इसे अभी के अभी स्पोर्ट्स टीचर मिस डिसूजा को दे दे और सुन, जैसा करने को कहा है ठीक वैसा ही करना। ये बोलकर उसने भी उनको 500 का नोट पकड़ा दी। पियून ने हाँ में सर हिला दिया।
पियून लेटर लेकर मिस डिसूजा के पास उनके स्टाफ रूम पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने कहा, मैडम जी, ये लेटर किसी रेहान नाम के लड़के ने दिया है। मिस डिसूजा इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी थी। उन्होंने बेपरवाही से कहा, हाँ टेबल पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। कुछ सोचकर पियून वही खड़ा रहा। उसे वही देखकर मिस डिसूजा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कहा ना रख दो, बाद में देख लूंगी। पियून ने डरते हुए कहा, मैडम जी, उस लड़के ने कहा है उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप प्लीज इसे तुरंत पढ़ लीजिए। मिस डिसूजा ने हैरान होकर कहा, ऐसा कौन सा लेटर है जो उस लड़के की जिंदगी और मौत पर बनाया है? ये बोलकर मिस डिसूजा ने पियून से लेटर लिया और पियून वहां से बाहर निकल आया। स्टाफ रूम के बाहर राहुल कुछ लड़कों के साथ पहले ही मौजूद था और वह स्टाफ रूम की विंडो से मिस डिसूजा का रिएक्शन देखना चाहता था। मिस डिसूजा ने जैसे ही एनवेल्प ओपन किया, एनवेल्प के अंदर ब्लड की छोटी सी बोतल निकली। ये देखकर उन्होंने हैरान होते हुए खुद से कहा, क्या भेजा है इस लड़के ने? फिर उन्होंने लेटर ओपन किया जिस पर ब्लड से लिखा था, डियर, मैं आपसे काफी दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि आप मुझे मना ना कर